थैंक यू वेरी मच नदीम साहब, आपका शुक्रिया और आई रियली अप्रिशिएट आपने मुझे इनवाइट किया। और ओवरऑल जो आपका सारा माशाल्लाह ये जिस तरह आप लेके चल रहे हैं, जिस तरह आप डिफरेंट सेशंस जो हैं वो आप कर रहे हैं, तो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, कनेक्शंस बन रहे हैं, नेटवर्किंग हो रही है, सोशल नेटवर्किंग हो रही है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग हो रही है। दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली वेरी मच गुड, अप्रिशिएटेड। इसलिए कि हमारे जिस तरह कंट्री में ये बड़ा एक लैग करता था, हमारी एसोसिएशन जो थी बड़ी पैसिव किस्म का। एक जब भी इलेक्शन होने हैं उस वक्त दो चार चेहरे जो थे वो एक्टिवली नजर आते थे, देन डिसअपीयर। और उसके बाद कुछ जो था मैक्सिमम ये होता था कि एक आध साल के बाद खाना कर लें कोई या कोई कॉन्फ्रेंस कर लें, नथिंग। तो आप ये जो प्रोफेशनल कम्युनिटी को डेवलप करने का जो काम कर रही है इस वक्त पीएल ने, और माशाल्लाह सारी टीम है, मलक साहब हैं और लोग हैं, आप पर्टिकुलरली आपने जिस तरह ये वेबिनार्स का एक सिलसिला शुरू किया और टाक, ये बेसिकली इनफॉर्मल माहौल में जो टाक है, दैट्स वेरी वेरी अप्रिशिएटेड। और ये मुझे यकीन है कि हमारे सारे जो जितने लोग पार्टिसिपेंट हैं जो और लोग भी, तो इससे चीजें जो है वो बनती जाती हैं। जो आपने जिक्र किया कि यंग लोगों को आपने लास्ट टाइम जो एक दो आपने सेशंस किए बड़े, तो वो भी बड़ी अच्छी बात है। इस तरह लोगों को जो है वो अगेन कॉन्फिडेंस देते हैं आप और उनको अप्रिशिएट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। इट्स गोइंग ऑन। अच्छा, जहां तक आज का सेशन है, मेरा ख्याल है कि इसको हम वही जिस तरह लास्ट टाइम आप लेके चले थे कि कुछ जो है जो सिनेरियो है, जो लैंडस्केप है हमारे सामने, हम उस पर बात कर लें और उसके बाद जो है कि इसको ओपन कर दें, क्वेश्चंस जो हैं वो किए जाएं और उसका जो है वो आंसर उसको हम डिस्कस करें, तो दैट विल बी ग्रेट आई बिलीव। तो इसको मेरा ख्याल है इसी तरह लेके चलना मुनासिब होगा। एम आई राइट नदीम साहब? जी जी सर, बिल्कुल। माशाल्लाह हमारी ऑडियंस जो है वो इस चीज़ को बड़ा लाइक करते हैं और कुछ लोगों का तो ये ख्याल होता है कि आपको जो सवाल हमें होता है कि इसको करना चाहिए वो उसी में कवर हो जाता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल जी। अच्छा, हमारा यही जो आपने टॉपिक रखा है बेसिकली रिपोजिटरीज का, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज का, डिजिटाइजेशन का, उस पे मेरा यकीनन काम है और इस पे ही मेरी पीएचडी का जो टॉपिक था वो भी डिजिटाइजेशन से रिलेटेड था। वो था प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डिजिटाइजेशन इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। दैट्स अराउंड 2010 की बात है और 10 का डाटा जो था वो मैंने कलेक्ट किया था। और उसके बाद जो था वो हमें नजर आता है कुछ डेवलपमेंट हुई है, कुछ अभी स्टिल जो है वी आर लैकिंग बिहाइंड। और उसके साथ साथ मैं क्योंकि इन टच रहा, ये जो रिसर्च का वर्क है रिलेटेड टू डिजिटल लाइब्रेरीज, डिजिटाइजेशन, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज, जिस तरह ये आपने जिक्र कर दिया कि मैंने लेटेस्ट जो है कि ये जनवरी में मेरा पेपर आया है इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज पे। दैट्स अबाउट द इश्यूज जो हैं उससे रिलेटेड, जो इन अदर वर्ड्स बैरियर्स हैं जो हमें नजर आते हैं कि जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो है वो डेवलप नहीं हो रहा। तो वो भी एक अच्छी मेरा ख्याल है एक रीडिंग है जो लोग इस एरिया में इंटरेस्ट रखते हैं। उसका लिंक भी मैंने शेयर कर दिया, कोशिश करूंगा यहाँ भी मैसेज में उसको मैं लिंक को जो है वो शेयर कर दूं। अच्छा, जहां तक बात है जी के डिजिटल लाइब्रेरीज की जब हम डेवलपमेंट देखते हैं तो हमें बेसिकली 3 उसके इरा नजर आते हैं। 90s में डिजिटल लाइब्रेरीज डेवलप होनी शुरू हुई और अल्टीमेटली ये क्यों डेवलप होनी शुरू हुई कि जब हमें नजर आता है कि आईसीटीज जो हैं वो इस हद तक मैच्योर हो गई थी, टेक्नोलॉजीज जो थी वो इस हद तक मैच्योर हो गई थी कि ये इस किस्म के जो इनिशिएटिव्स थे उनको सपोर्ट कर सके। क्योंकि ये जो कंसेप्ट है वो तो 30 से 38 और फिर 45 में जो बुश का एक व्हेनेवर बुश का एक आर्टिकल आता है, एज वी मे थिंक, आई थिंक सो, अटलांटिक मंथली जर्नल है, उसमें ये पब्लिश हुआ और ये फ्रीली अवेलेबल भी है ऑनलाइन। उसमें वहां पर ये आइडिया उसने दिया कि जो लाइब्रेरी है वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें बहुत जो बुक्स हों और जो जिसकी जो जरूरत हो उसकी जरूरत के मुताबिक वो रिट्रीव हो सके। और क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वो मैकेनिकल जो उसका कंसेप्ट था उसकी बिना पर जो है मेमिक्स की एक
तसव्वुर उसने दिया, लिनक्स का उसने मशीन को नाम दिया। और जो वो मशीन थी वो ये जो माइक्रोफिल्म्स की बुनियाद पर और मैकेनिकल जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करते हुए उसका वो कंसेप्ट था। फिर जो हमें 1960s में कंप्यूटर जो है वो इनिशियली स्पेशली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं वो आए, और उसमें हमें नजर आता है कि जो मार्क का प्रोजेक्ट था वो कुछ इनिशियल जो डेवलपमेंट्स हैं कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की इन टर्म्स ऑफ लाइब्रेरी वर्क, लाइब्रेरी प्रोसेस, वो हमें नजर आनी शुरू होती है। कि मार्क का प्रोजेक्ट जो कि 2 फेजेस में चला, 65 तक आई थिंक सो हो गया है, जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने उसको स्पॉन्सर किया, और इसका पर्पस यही था कि एक यूनिफाइड जो है वो स्टैंडर्ड डेवलप किया जाए, ताकि लाइब्रेरी जो लाइब्रेरीज ऑटोमेट करना चाहें वो उसको स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करते हुए कंप्यूटराइज्ड अपने कैटलॉग डेवलप कर सकें। और अल्टीमेटली उसका पर्पस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का ये भी था कि जो अमेरिकन लाइब्रेरीज हैं, क्योंकि हमारे अमेरिकन लाइब्रेरीज जो हैं बहुत ज्यादा, उनका पब्लिक लाइब्रेरीज अगर हम देखें तो वो बहुत बड़ा सेटअप है कि जिस तरह आपका कोई सिटी, आपका टाउन जो है जिस एक्सपैंड करता है, उसी तरह लाइब्रेरीज के जो ब्रांचेज हैं वो एक्सपैंड करती जाती हैं। तो वहाँ प्रैक्टिस ये उस वक्त हो रही थी कि डिफरेंट जगहों पर वो उनको कैटलॉगर्स हायर करने पड़ते थे, और उस वक्त जो कैटलॉगिंग का ट्रेड था वो उसमें खासा वो हाईली पेड ट्रेड था लाइब्रेरियनशिप में। और उसको उन्होंने कहा जी कि व्हाई नॉट कि वो जो कार्ड हैं, वो जो कैटलॉगिंग कार्ड्स हैं, वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है वो बनाए और उसको सेल आउट करे। एंड दे डिड इट एक्चुअली लेटर ऑन। और वो प्रोजेक्ट हमें नजर आता है उसी वक्त जो है वो मार्क की अगर हम देखें तो डिफरेंट जगहों पर लाइक कोरियन मार्क बना है, ऑस्ट्रेलियन मार्क बना है, डेनमार्क ने अपना मार्क बनाया, और इसी तरह ये हमें डिफरेंट जो है ना, यूएस ने अपना यूएस मार्क के नाम से वो लेके आए। और इसी तरह इफ्ला ने जो है वो भी यूनिमार्क के नाम से एक जो है स्टैंडर्ड दिया उन सारे मार्क्स को सम अप करने के लिए, ज्वाइंट करने के लिए, जो कि फ्रेंच ने उसको अपना नेशनल मार्क भी बना लिया। अच्छा, ये इस किस्म की ट्रेंड हमें डेवलपमेंट्स नजर आती हैं। फिर हमें इसी दौरान जो है वो 70s में कुछ जो आईसीटीज की डेवलपमेंट्स नजर आती हैं रिलेटेड टू लाइब्रेरीज में, जो इसकी पेनिट्रेशन है वो हमें क्विक और कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट के जब कंप्यूटर को यूज किया गया ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग के लिए। अच्छा, ये चीजें इसका मतलब ये है कि जिस तरह टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही थी तो लाइब्रेरी कम्युनिटी जो थी वो भी उस टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करने के लिए, उसको अडॉप्ट करने के लिए वो एफर्ट्स कर रही थी। अच्छा, फिर 70s में ही हमें नजर आता है कुछ डायलॉग के नाम से जो डेटाबेस है अभी भी है, वो बहुत बड़ा लेक्सिस नेक्सिस एक डेटाबेस है बहुत बड़ा, वो भी ये उस वक्त इन्होंने अडॉप्ट करने शुरू कर दिए और वो अवेलेबल उन्होंने बनाने शुरू कर दिए। लेटर ऑन जो है जिस तरह टेक्नोलॉजी डेवलप कर होती है, लाइक 80s में सीडी रोम्स आती हैं, 90s में पर्टिकुलरली वो पॉपुलर हुई, तो वो सीडी रोम्स पे वो डेटाबेसेस जो हैं वो अवेलेबल होने लग गए। तो इन अदर वर्ड्स के लाइब्रेरी जो कम्युनिटी थी वो उसको लेके चलती रही, इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्शन की तरफ चलती रही, और जिस तरह टेक्नोलॉजी मैच्योर होती गई है, उसको ज्यादा वो एम्पावर्ड होती गई है, तो उसी के साथ साथ जो है ये जो लाइब्रेरी कम्युनिटी थी उसने भी उसको जो है ना वो फर्दर अपने प्रोसेस में, अपनी सर्विसेज में उसको इंटीग्रेट करते हुए करती गई है साथ साथ। डिजिटल लाइब्रेरीज का जो हमें इरा नजर आता है वो 90s से नजर आता है कि जब टेक्नोलॉजी इस हद तक मैच्योर हो गई थी कि इस किस्म के इनिशिएटिव्स जो थे उनको इनिशिएट किया जा सकता था। अच्छा, 90s का जो इरा है, जो कि 10 साल का अगर हम वो डेकेड देखें, जो कि 99 तक या 2000 तक आप देख लीजिए, उसमें वहां तक जो है वो हमें इंडिविजुअल लाइब्रेरीज नजर आती है, डिजिटल लाइब्रेरीज, और वो जो है वो एक एक्सटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ट्रेडिशनल लाइब्रेरी है, ये जो डिजिटल लाइब्रेरी है उसकी एक एक्सटेंडेड सर्विस है, इस तरह इस अप्रोच के साथ उसको देखा जा रहा था। और ये जो इस इरा में बेसिकली प्रोटोटाइप और टेस्ट बेड टाइप जो एप्लीकेशंस थी वो हमें नजर आती हैं, और जो कि बाद में लाइक उसी किस्म का एक इनिशिएटिव जो था वो अलेक्जेंड्रिया डिजिटल लाइब्रेरी की सूरत में सामने आया, और इस किस्म के कुछ इनिशिएटिव्स नजर आए। और अमेरिका में अगर हम बात करें तो नेशनल साइंस फाउंडेशन ने इनिशियली जो है 6 यूनिवर्सिटीज को स्पॉन्सर किया, देन सेकंड फेज में इसी इरा में, इसी डेकेड में उन्होंने मोर देन 50 जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्पॉन्सर किया। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट, जिस तरह मैंने कहा कि यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ये भी देखें कि उस वक्त जो डिफाइन की जा रही थी डिजिटल लाइब्रेरी, उसको भी वहां पर 2 कैंप नजर आ रहे थे।
एक कैंप तो वो था कि जो लाइब्रेरी के बैकग्राउंड से आ रहा था, और लाइब्रेरी की जो कम्युनिटी थी, लाइब्रेरी के बैकग्राउंड वाले जो लोग थे, रिसर्चर्स थे, प्रैक्टिशनर्स थे, वो डिजिटल लाइब्रेरी को डिफाइन कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिशनल लाइब्रेरी। और उसके साथ साथ जो था वो उसको देख रहे थे सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में, सर्विसेज के पर्सपेक्टिव में। वाइल जो दूसरी तरफ जो हमें नजर आ रहा था वो टेक्नोलॉजिस्ट थे, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लोग थे, कंप्यूटर साइंस के लोग थे, हार्डकोर इंफॉर्मेशन साइंस के लोग थे। वो लोग जो थे उसको इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज के पर्सपेक्टिव से देख रहे थे। अच्छा, वो इस तरह इसको डिफाइन कर रहे थे। लेटर ऑन जो है फिर वो 2000 से ऑनवर्ड जो है, ये 2010 तक हमें ये नजर आता है कि मल्टी फेस्टेड जो है वो डेफिनेशंस हमारे सामने आती हैं, और इसको एक सोशो टेक्निकल जो है वो फिनोमेना देखा गया डिजिटल लाइब्रेरीज को। उसको जो है वो सर्विसेज प्लस उसके साथ साथ एक सोशल इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सोशल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखा गया। और फिर जो है वो ये एवेल्युएशन की बात की गई। जो फर्स्ट एक्ट में जो था वो कलेक्शंस बेसिकली डेवलप करने की बात थी कि हम कलेक्शंस डेवलप करें, कि सिंपली जो है वो कलेक्शंस को डिजिटाइज करें और दैट शुड बी अवेलेबल। और देन जो है ये सेकंड में जो है वो उसको उस कलेक्शन की यूटिलाइजेशन की बात हुई, उसकी असेसमेंट की बात हुई, और जो फर्स्ट में जो डिफरेंट चैलेंजेस, डिफरेंट इश्यूज जो सामने आए थे उनको एड्रेस करने की बात की गई। फर्स्ट में तो हमें जो है वो इंडिविजुअल डिजिटल लाइब्रेरीज नजर आती हैं। सेकंड इरा में जो कि सेकंड डेकेड आप कह लीजिए 2010 तक, उसमें हमें नजर आता है कि जिसमें आप समझिए कि मैस डिजिटाइजेशन हुई। फॉर एग्जांपल आपका गूगल, ये जो बुक्स के सूरत में आपको नजर आता है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ जिसमें इन्होंने डिफरेंट यूनिवर्सिटी थी, आई थिंक तो 5-6 यूनिवर्सिटी, उनको साथ ज्वाइंट इन्होंने वेंचर किया और उनको जो है वो टेक्नोलॉजी दी गूगल की कंपनी ने, और वहां पर और रिसोर्सेज प्रोवाइड किए, और उसका पर्पज ये था कि सारा कलेक्शन जो है उसको हम डिजिटाइज करते हैं, क्योंकि वो लाइब्रेरीज बहुत बड़ी थी, मिलियंस आइटम्स थी उनमें, कि हम इस तरह पूरा नॉलेज जो है उसको डिजिटाइज करके अवेलेबल बना दें। जब ये गूगल ने ये इनिशिएट किया, उसके साथ साथ जो है हमें ओपन कंटेंट अलायंस, इवन माइक्रोसॉफ्ट जो है वो उसका हिस्सा बना है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का, तो हमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो नजर आते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि 3 अगर हम इरा इसके बनाते हैं, जो थ्योरिस्ट ने बताया है हमें, पहले में जो है वो इंडिविजुअल डिजिटल लाइब्रेरीज हैं, जिसमें इंडिविजुअल डिजिटल कलेक्शंस डेवलपमेंट की बात है, और वो एक प्रोटोटाइप टेस्ट बेड जो थे वो डेवलप किए गए, और उसको एज एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिशनल लाइब्रेरी देखा गया। सेकंड इरा जो है उसमें मैस डिजिटाइजेशन हुई है। जब मैस डिजिटाइजेशन हुई तो उसमें फिर नए किस्म के चैलेंजेस सामने आए, कि कलेक्शन जो थे वो बहुत ह्यूज थे, ठीक है जी, उसमें क्वालिटी कंट्रोल का इशू आया, जो कि अगेन मैनेजमेंट और गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इशू था। और फिर जो है फिर उसके साथ साथ जो है इस तरह के ह्यूज कलेक्शंस की स्टोरेज के इश्यूज जो आए उनको एड्रेस किया गया, उनको उसके साथ जो है रिट्रीवल के इशू आए, और इस तरह के जो आपके पास इस किस्म की टेक्नोलॉजीज जो हैं उनको आपने जो एवेल्युएट किया और उनको इम्प्लीमेंट किया, कि जो ह्यूज कलेक्शंस हैं उसको आप ओसीआर इनेबल करते हुए उसको सर्चेबल बनाएं और वो रिट्रीवेबल हो। अच्छा, इसके बाद थर्ड इरा आता है। थर्ड इरा जो है वो हमें ये नजर आता है कि उसमें इंटीग्रेशन हुई है, उसमें लार्ज स्केल डिजिटल लाइब्रेरीज आई हैं, और लार्ज स्केल डिजिटल लाइब्रेरीज में भी 2 तरह की चीजें हैं, नई जो चीजें थी, मल्टीलिंगुअल और मल्टीमीडिया कंटेंट्स। मल्टीलिंगुअल के डिफरेंट लैंग्वेजेस के जो मटेरियल है, कंटेंट है, उनको जो है हार्वेस्ट करना, और फेडरेटेड सर्च की ऑप्शन आई, डिस्कवरी सर्विसेज की ऑप्शंस जो है वो हमें नजर आती हैं डिजिटल लाइब्रेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये फर्दर बेसिकली जो फिनोमेना है उसको ये डेवलप हुआ, और इसी में जो है कभी उसको इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के पर्सपेक्टिव से देखा गया है, कभी उसको सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से देखा गया है। मगर हमें ये जो थर्ड है जिसमें इंटीग्रेशन हुई, कि जो फॉर एग्जांपल किसी स्टेट की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने डिजिटल लाइब्रेरीज डेवलप की हैं, तो उनको सोचा गया कि इनको ज्वाइन करके यूजर को जो है, एंड यूजर जो है उसको सिंगल इंटरफेस से आप सर्च दें, जिसमें हाथी ट्रस्ट है और इस किस्म की अमेरिकन जो है अमेरिकन मेमोरी प्रोजेक्ट है अमेरिका का। इसके अलावा जो है हमें नजर आता है पब्लिक डिजिटल पब्लिक लाइब्रेरी है अमेरिकन की, वो है उसको लॉन्च हुई। और ये जो था कि जिसमें डिफरेंट जो उनके ऑलमोस्ट 50 स्टेट्स में लाइब्रेरीज हैं, डिजिटल लाइब्रेरीज उनके पब्लिक लाइब्रेरीज ने डेवलप की हैं, उनको उन्होंने ज्वाइन करके सिंगल वो इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, ये तो हमें इराज नजर आते हैं उसमें डेवलपमेंट में। इसके साथ साथ रिसर्च भी हो रही थी, फाइंडिंग्स भी सामने आ रही थी, डिफरेंट इश्यूज को भी एड्रेस किया जा रहा था। जो डिजिटल लाइब्रेरी का आर्किटेक्ट था
फ्रॉम प्लेटफॉर्म परस्पेक्टिव, फ्रॉम सॉफ्टवेयर परस्पेक्टिव, वो जो था उसको भी एड्रेस किया जा रहा था और देखा जा रहा था। उसमें जो फर्दर इन्हेंसमेंट होनी चाहिए थी वो भी सामने आ रही थी, और जो जहां पर लिमिटेशंस थी उनका जिक्र आ रहा था। ये हमें साथ साथ जो है डेवलपमेंट्स नजर आती हैं। इवन डिजिटाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजिटाइजेशन के स्टैंडर्ड्स की बात की जा रही थी। डिफरेंट जो कम्युनिटीज थी उनके मेटाडाटा स्टैंडर्ड्स, मेटाडाटा स्कीमास जो थे वो इमर्ज हो रहे थे। कोई कम्युनिटी कह रही थी कि ये जो अब एग्जिस्टिंग हमारे पास मेटाडाटा स्कीमास हैं वो हमारी नीड को पूरा नहीं करते और हमें नए डेवलप करने की, दे वर वर्किंग ऑन इट। डिफरेंट जो हमारे एसोसिएशंस हैं, डिफरेंट जो थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने इस किस्म की सब कमेटीज फॉर्मुलेट कर दी हुई थी कि जो इस पे काम कर रही थी, और इस किस्म के नए जो थे वो स्टैंडर्ड्स इमर्ज हो रहे थे, और उसके साथ साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो थी वो भी रेकमेंड की जा रही थी। तो ये पूरा सिनेरियो हमें नजर आता है। और फिर जो है फिर फर्दर जो लेटेस्ट हमें डेवलपमेंट्स नजर आती हैं कि ये जो रिपोजिटरीज थी इनके उसके साथ ही लास्ट ईरा में उसको ओपन एक्सेस का बड़ा अहम एलिमेंट आ गया। और जब ओपन एक्सेस का मीन कि उसको फ्रीली एक्सेसिबल होना चाहिए, तो वहां पर उसके साथ साथ ओपन एक्सेस के साथ साथ जो है ये भी आ गया कॉपीराइट मटेरियल के जो इश्यूज आए। और ये कॉपीराइट जो है ये मैस डिजिटाइजेशन से भी शुरू होता है कि जब गूगल ने ओपन ये जो बुक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो कि आज गूगल बुक्स की शक्ल में हमें नजर आता है, तो अमेरिकन जो ऑथर गिल्ड था वो इनके अगेंस्ट चला गया, कोर्ट में चला गया, और फिर वहां इन्होंने कंप्रोमाइज किया, क्योंकि इनिशियली तो गूगल का ये स्टांस था जी कि हम सारी बुक्स को डिजिटाइज करेंगे एंड वी विल मेक इट अवेलेबल फॉर द पब्लिक। तो वो ऑथर जो थे जिनका ब्रेड एंड बटर इससे चलता है, इवन पब्लिशर्स जो थे वो इसमें कोर्ट में गए, और फिर उनके हक में फैसला आया कि गूगल जो है वो अनलेस के उनके कॉपीराइट नहीं परचेज करता, उनके साथ कोई इस किस्म का एग्रीमेंट नहीं करता, तो वो उसको नहीं कर सकता। और आज भी आप देखें तो गूगल बुक्स में वो इसी तरह, और नॉट ओनली गूगल बल्कि जो बाकी है लाइक हाथी ट्रस्ट है, मिलियंस आइटम्स हैं उसमें, तो और भी जो फ्री पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरीज हैं, वहां भी हमें कई कंटेंट्स जो हैं वो फ्रीली अवेलेबल मिलते हैं, जो कि कॉपीराइट क्लियरेंस के बाद हमें अवेलेबल होते हैं, या ऑर्फन मटेरियल है, ठीक है जी, या पब्लिक डोमेन में है वो। और उसके साथ साथ बहुत सारा ऐसा मटेरियल भी है कि जिनका ये कॉपीराइट, ये लाइब्रेरीज जो हैं, ये इस किस्म के इनिशिएटिव्स जो हैं, उसको कॉपीराइट जो है उसका बाय करते हैं, वो राइट्स जो है उनको परचेज करते हैं और देन अवेलेबल बनाते हैं अपनी कम्युनिटीज के लिए। तो ये हमें ये सिनेरियो इंटरनेशनली वर्ल्ड ओवर जो है एक लैंडस्केप हमारे सामने आता है। अच्छा, ये भी हमें फिर साथ नजर आता है जब हम ये बात कर रहे हैं, हमें डिजिटल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है उनकी एवोल्यूशन भी नजर आती है। लाइक अगर आप देखिए एक बहुत बड़े कंटेंट डीएम जो है ओसीएलसी का है, वो प्रोप्राइटरी है। अगर हम ओपन सोर्स की तरफ देखें तो डी स्पेस हमें नजर आता है, ग्रीन स्टोन नजर आता है। ग्रीन स्टोन का 3 वर्जन जो है उससे ओपन सोर्स वो हो गया, उससे पहले जो था वो फ्री था, और यूनेस्को ने उसको स्पॉन्सरशिप भी उनको दी हुई थी, और वो अल्टीमेटली जो था वो चीजें डेवलप हो रही थी। फिर हमें उसमें अप्रोचेज नजर आती हैं, हमें ये नजर ई प्रिंट्स इवन अनदर नेम, और ये जो है ये इसमें भी हमें नजर आता है कि कुछ जो थे उनका पर्सपेक्टिव जो था, उनका फोकस जो था वो इस तरह डेवलप किए गए थे आर्काइव्स को हैंडल करने के लिए। कुछ जो थे वो प्रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किए गए थे। इट इज लाइक दैट कि ये डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो भी साथ साथ चल रहे थे, बेस्ट प्रैक्टिसेस भी इवॉल्व हो रही थी, आपकी टेक्नोलॉजी जो थी वो भी इवॉल्व हो रही थी। तो आज हमें ये नजर आता है कि टेक्नोलॉजी वेरी वेरी पावरफुल टेक्नोलॉजी, और वो सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो हमें इसमें फैसिलिटेट करती हैं। वी आर एबल कि हम डिजिटाइज कर सकते हैं मटेरियल को और उसको अवेलेबल कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है डिजिटल बॉर्न मटेरियल जो है उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसको अपनी लाइब्रेरीज का हिस्सा बना सकते हैं, और वो सारा जो मटेरियल है वो अल्टीमेटली हम अपने यूजर को ओपन एक्सेस भी उसकी ऑफर कर सकते हैं, और ऑथोराइज बेस्ड एक्सेस जो कि लिमिटेड एक्सेस अगर हम चाहें तो वो भी ऑफर कर सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट मॉडल्स जो हमें नजर आते हैं सामने हमारे। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो लाइक अगर हम ये मैं देख रहा था, ये मेरे सामने है, लेट मी ओपन इट। ये ओपन DOAR, ये जो है ओपन डिजिटल डायरेक्टरी बेसिकली है, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस रिपोजिटरीज। यहाँ पर जो दुनिया में रिपोजिटरीज बनती हैं जो फ्री ओपन है,
और वो जो है उनको इनलिस्ट किया जाता है। यहाँ इसके स्टैटिस्टिक्स में आप अगर चले जाएं तो वहां आपको नजर आता है कि यूएसए में 920 रिपोजिटरीज हैं जो इस रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड है। अच्छा, उसके बाद जापान की तरफ आ जाइए। जापान जो है उसमें 681 रिपोजिटरीज, यूके में 320 रिपोजिटरीज, जर्मनी में 285, और देन अगेन मैं थोड़ा सा बीच में से सिलेक्टेड जो है वो सिर्फ शेयर करूंगा। टर्की जो है वो 175 रिपोजिटरीज हैं जो यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस रिपोजिटरीज में। इंडोनेशिया से 165 है, ब्राजील से 156, लैटिन अमेरिका, और इसी तरह जो है ये बाकी जो बहुत सारी कंट्रीज मैं मिस कर रहा हूँ बीच में से, लाइक स्पेन है 179, पीरो से 177 है, पोलैंड 131, यूक्रेन 106, इंडिया से 105 रिपोजिटरी जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। और देन अगेन ये एक लंबी लिस्ट है जो नीचे तक जाती है। ताइवान जो है, ताइवान एक छोटा सा कंट्री है, उसमें से 60 रिपोजिटरीज जो हैं वो इसके साथ रजिस्टर्ड है। चाइना में हमें 65 नजर आती हैं, नीदरलैंड भी एक छोटा सा कंट्री है 74, और अर्जेंटीना से 76, ऑस्ट्रेलिया से 89, कनाडा से 99, और इस तरह ये आगे जाता है जी। ऑस्ट्रिया जो है वहां से 48 हैं, स्वीडन से 50 हैं, और रशिया से 50 हैं। पाकिस्तान की जो रिपोजिटरीज हमने, जो कि मैंने इस आर्टिकल में भी साइट किया है, सिर्फ 4 रिपोजिटरीज हैं जो रजिस्टर्ड। अच्छा, जो मैंने इस पे जब मैं देखता हूँ, मैंने ये जो फिर आप हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स में से कुछ लोग इसको उन्होंने अगर देखा हो भी आर्टिकल जो है जो मैंने शेयर किया था, उसमें मैंने 2 तरह का बेसिकली डाटा लिया है। अच्छा, ये जरूर है कि ये डाटा थोड़ा सा कपल ऑफ इयर्स जो है ना वो पुराना डाटा है। पहले जो था एक सर्वे करने की कोशिश की गई कि डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको भेजा गया, क्वांटिटेटिव रिसर्च वो था, सर्वे था, क्वांटिटेटिव क्वेश्चनर था, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर था, वो भेजा गया, और सिर्फ 34 लाइब्रेरी ने इसको रिस्पॉन्स किया। और उस 34 में से ये यहाँ कुछ डाटा जो है मैंने नहीं दिया, उनमें से बहुत कम, तकरीबन 12 ऐसी लाइब्रेरीज थी जिन्होंने कहा, जो मैंने ये वो डाटा की बात कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ नहीं मेंशन किया हुआ, कि जिन्होंने कहा कि जनाब हमारे पास रिपोजिटरीज हैं, और बाकियों ने कहा कि नहीं है। ठीक है जी। और वो 12 में से जो था, वो जो मुझे समझ आई कि ये जो क्वांटिटेटिव था, इसमें अगर आप देखें टेबल 2 में, जो उनसे मैंने पूछा था कि असेसमेंट करें अपनी लाइब्रेरीज की कैपेबिलिटीज की, कि क्या वो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज जो हैं। अच्छा, एक बात मैं और क्लियर कर दूं, यहाँ एक 2 तरह की टर्म्स हमें नजर आती हैं लिटरेचर में। डिजिटल लाइब्रेरी तो हम सब लोग जानते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ ये जो रिपोजिटरी का कंसेप्ट है, इसमें 2 तरह की टर्म हमें नजर आती है। एक आती है डिजिटल रिपोजिटरी की टर्म है, और दूसरी नजर आती है इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी। अच्छा, इनमें फर्क जो है बड़ा बारीक सा फर्क है। जो ओपन रिपोजिटरी है उसका मतलब ये है कि वो एक इंस्टीट्यूशन की भी हो सकती है, और उसके साथ साथ जो है वो उस रिपोजिटरी में जिस इंस्टीट्यूशन ने उसको बनाया उसके साथ साथ और दूसरे इंस्टीट्यूशंस की, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की, या ऐसा मटेरियल जिसका कोई और मालिक है, उसको भी उसका वो हिस्सा बना सकते हैं। वो एक एग्रीगेशन बनती है, एग्रीगेटर सर्विस बनती है। मगर ओपन का मतलब ये है कि वो फ्रीली अवेलेबल है, लोगों को उसकी एक्सेस अवेलेबल है। जब हम इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी कहते हैं तो इसका मतलब ऐसी रिपोजिटरी है जो कि सिर्फ उस इंस्टीट्यूशन की है। इन अदर वर्ड्स, उसके जो कलेक्शन है, जो रिसोर्सेज हैं उसमें, वो सिर्फ उसी इंस्टीट्यूशन के है। फॉर एग्जांपल, अगर पंजाब यूनिवर्सिटी की रिपोजिटरी अगर हम बनाते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी हो, तो उसमें सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी का ही मटेरियल होगा, जो कि जिसके राइट्स पंजाब यूनिवर्सिटी के पास है। तो हमें ये एक थोड़ी सी उसमें बारीक सा डिफरेंस है। अच्छा, मैंने ये इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपेबिलिटीज का पूछा, तो तमाम 34 लाइब्रेरीज में से जो उन्होंने कहा जी, लाइब्रेरीज ने, कि जो हमारे टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज हैं, वी आर वेरी मच कैपेबल, वेरी गुड का उसमें जो मीन स्कोर है वो फॉल करते हैं। इन अदर वर्ड्स, दे कंसीडर कि हमारे पास टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज जो हैं वो बड़े अच्छे हैं जी, कि हम इसको इनिशिएट कर सकें। अच्छा, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे और ह्यूमन रिसोर्सेज थे, एंड थर्ड वन जो था अवेलेबल ऑफ रिपोजिटरी प्लान, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, उनको उन्होंने गुड कहा। अच्छा, ये बात, ये जो मैं बड़ा इसको स्ट्रेस कर रहा हूँ कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में, मतलब उन्होंने कहा जी कि टेक्नोलॉजी का रिसर्च है, वी आर वेरी मच वेरी गुड
in technological resources and we are good in human resources जिसमें availability of staff है with needed skills and expertise, उसके साथ साथ जो है they consider themselves good in financial resources, availability of funding, and they also consider good in terms of development of institutional repository plans for policies and procedures and protocols and so on. अच्छा, जब मैं इसकी तरफ दूसरी तरफ में गया कि मैंने देखा है रिपोजिटरी, ये जो मैंने अभी जो डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस रिपोजिटरी, वहां मुझे नजर आया कि सिर्फ 4 रिपोजिटरीज हैं जो अवेलेबल है। और उसके साथ साथ जब मैं ओवरऑल इसका मैंने क्वालिटेटिव डाटा लिया है, फोकस ग्रुप किया है, जिसमें से डिफरेंट लोग जो थे वो डिफरेंट सेक्टर से थे, प्राइवेट सेक्टर की टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, पब्लिक सेक्टर्स की जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें लोग वो सर्व कर रहे थे, वो हमारे प्रोफेशनल्स थे। तो वहां पर मुझे कुछ और सिचुएशन नजर आई। सिचुएशन ये नजर आई जी कि जनाब लोगों ने कहा कि रिपोजिटरी सर अवेलेबल है और वो रिपोजिटरीज जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं। अच्छा, रिपोजिटरीज अवेलेबल है मगर ऑनलाइन अवेलेबल है। आई आस्क्ड देम कि व्हाई नॉट ऑनलाइन? अगर रिपोजिटरी है तो व्हाई नॉट यू मेक इट अवेलेबल, वेब बेस्ड वो अवेलेबल हो और आपके यूजर उसको यूज कर सके। तो वहां ये फाइंडिंग है, इंटरेस्टिंग फाइंडिंग, कि सर उसमें तो ऐसी बहुत सारी किताबें हैं कि जो कि हमने लिब गाइड से और नॉट लिब गाइड, लिबजिन से, साई हब से, जो इस किस्म की ब्लैक ओपन एक्सेस की साइट्स हैं, हमने वहां से डाउनलोड करके रखी हैं और वो अपने यूजर्स के लिए हमने अवेलेबल की हैं, कैंपस वाइड अवेलेबल है या लाइब्रेरी में अवेलेबल है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा उन्होंने कहा जी इशू ये सामने आया कि जब आपके पास कॉपीराइट्स नहीं है इस तरह के मटेरियल के, आपने उसको अपनी रिपोजिटरी का हिस्सा बना दिया है और आपने कॉपीराइट की वायलेशन की है, तो यू आर अनएबल टू मेक योर रिपोजिटरी अवेलेबल ऑन वेब। आप उसको अवेलेबल नहीं कर सकते, आप उसको, क्योंकि वो पब्लिश होगा तो आपके वो इंस्टीट्यूशन का बैड नेम होगा, उस पर कोई भी जो है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट जो है वो उसके चार्जेस आ सकते हैं। अच्छा, ये हमें नजर आता है, ये सिनेरियो है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो मुझे एक और उसमें फाइंडिंग्स मिली और उसको डिस्कस किया गया कि पीपल आर नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट वेयर ऑफ के ये कॉपीराइट को किस तरह एड्रेस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मैं यहाँ इसकी मिसाल आपको दूंगा। हमें एक जो बहुत अच्छी पाकिस्तान में एग्जाम्पलरी एक रिपोजिटरी नजर आती है, वो आगा खान यूनिवर्सिटी की रिपोजिटरी नजर आती है, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वहाँ जो है आमतौर पर इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज में चीजें क्या होती हैं, हमारा अपना मटेरियल की बात करें, अगर हम यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें नजर आता है कि हमारे थीसिस होते हैं, हमारे डिसर्टेशंस होते हैं, फैकल्टी की पब्लिकेशंस होती हैं, उसके अलावा रिपोर्ट्स होती हैं, वाइट पेपर्स हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड हो सकता है और इस किस्म के कंटेंट्स हो सकते हैं, अगर हम कॉपीराइट के अंदर रहते हुए बात करें। अच्छा, अब ये जो ग्रीन ओपन एक्सेस है, ये अलाउ करती है और आमतौर पर पब्लिशर आपको अलाउ करता है कि आप अपने उसकी जो फैकल्टी है वो अगर एक पब्लिश करती है, हम जर्नल्स में आमतौर पर जो राइट्स हैं वो उसको ट्रांसफर कर देता है, जो ऑथर होता है वो ट्रांसफर कर देता है पब्लिशर्स को, लाइक ये साइंस डायरेक्ट है और इस किस्म की जो कंपनीज है, हम उनको ट्रांसफर, मगर वो आपको अलाउ करती हैं कि उसका एक कॉपी जो है आपकी जो ऑथर कॉपी होती है, आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, इंजेस्ट कर सकते हैं अपनी इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी में। अच्छा, बहुत सारे ऑथर, कई जो पब्लिशर्स हैं वो उसको सर्टेन लिमिटेशंस के साथ करते हैं और इस किस्म की चीजें। आगा यूनिवर्सिटी ने सर्टेन ऐसे लोग रखे हुए हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी के साथ उनके अटैच हैं, उस प्रोजेक्ट में हायर्ड हैं और उनका काम ये है कि कॉपीराइट क्लियरेंस करवाना, उसको निगोशिएट करना और देन जो है वो अपने उसकी हिस्सा बनाना। अब ये जो चीज है, इसका मतलब ये उस वक्त होगी कि जब अंडरस्टैंडिंग होगी। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी जो है ना वो रीजन जो है जो ना ये फ्लोरिश होने की, मैं बैरियर्स की तरफ आ गया हूँ, इश्यूज की तरफ आ गया हूँ, उसमें ये कॉपीराइट का है कि लोग जब अवेयर नहीं थे, उन्होंने वो गलत अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा किया कि जी मेरी कम्युनिटी को बुक्स मिले, सारा कुछ मिले, लिबजिन से और साई हब से वो चीजें जो थी वो डाउनलोड करके उसमें अवेलेबल बना दी। मगर अगेन उसका जो आप ट्रू आप जो बेनिफिट ले सकते हैं कि उसको वेब के जरिए अवेलेबल हो, लोगों को घरों में वो चीजें जो है वो आपका यूजर जो है वो सर्च कर सके, उसको फाइंड आउट कर सके, वो आप ऑफर करने के काबिल ही नहीं है। इन अदर वर्ड्स कि आपने ह्यूज जो अपनी इन्वेस्टमेंट की है, टाइम की इन्वेस्टमेंट की है, टाइम रिसोर्सेज की इन्वेस्टमेंट की है, स्टाफ की इन्वेस्टमेंट की है, और वो एक बहुत अच्छा जो
आपका शोकेस बन सकता था एक इंस्टीट्यूशनल आउटपुट का, रिसर्च आउटपुट का, वो आपका जो है वो बैक एंड पे रह गया है, आपने उसको एड्रेस नहीं कर सके। क्योंकि हम सारी यूनिवर्सिटीज में देखें तो एमफिल के जो थीसिस हैं वो भरे हुए हैं, ठीक है जी, ये चीजें हमें नजर आती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि मैंने इस आर्टिकल में उसको बड़ा इनलिस्ट किया है, और जिसमें सोशल इश्यूज हैं, हमारे कंसेप्चुअल इश्यूज हैं, लाइक यूनिवर्सिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी फैकल्टी जो है वो इटसेल्फ दे आर नॉट वेरी मच क्लियर अबाउट, वो समझते हैं कि अगर आप सारी चीजें अवेलेबल बना देंगे तो प्लेजरिज्म हो जाएगी। इस किस्म के फियर्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं। और इवन लाइब्रेरियंस जो हैं, जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन मैनेजर्स जो हैं, वो भी उसको एडवोकेसी की तरफ नहीं जाते, उनके मोटिवेशन लेवल के मसाइल हैं, उनको जो है वो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ना होने के मसाइल हैं, इस किस्म की चीजें जो हैं। इवन उनकी कंटिन्यूइंग एजुकेशन, बहुत बड़ा एरिया जो है वो ये है, कंटिन्यूइंग एजुकेशन नहीं होने हो पाती। एक मैंने और चीज फील की है कि हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग्स होती हैं आमतौर पर ये आई बिलीव कि ये मैंने उसमें आर्टिकल में मेंशन किया है कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग जो है ना वो टूल स्पेसिफिक ज्यादा ट्रेनिंग्स है। लाइक डी स्पेस पे जनाब उसको सिखा देंगे जिस तरह ऑटोमेशन में हम पोहा सिखाते हैं, मगर उसको वो जो पूरा प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से हम चीजों को एड्रेस नहीं करते। लाइक डिजिटाइजेशन है, या ये डिजिटल लाइब्रेरी है, या डिजिटल रिपोजिटरी, या इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, इंक्लूडिंग लाइब्रेरी ऑटोमेशन का जो हम पोहा वगैरह की बात करते हैं, तो हम उनको ऐसे प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव से हम चीजों को नहीं पढ़ाते, नहीं सिखाते जब हम ट्रेनिंग्स करवाते हैं। और ये बात भी मेरा ख्याल है कि मुझे कहने में बिल्कुल हर्ज नहीं है कि बेसिकली कंटिन्यूइंग एजुकेशन में सबसे जो बेसिक रोल है, फंडामेंटल जो रोल है, वो लाइब्रेरी एसोसिएशंस का है। वी कंसिडर समटाइम, हमारे यहाँ ये कंसिडर किया जाता है कि वो लाइब्रेरी स्कूल्स का है या इंफॉर्मेशन स्कूल्स का है। नो, जो सबसे फंडामेंटल रोल है वो एसोसिएशंस का है, प्रोफेशनल एसोसिएशंस का है हमारे यहाँ। और उसमें प्रॉब्लम यही है, अब माशाल्लाह आपने एक्टिव किया है, और थोड़ा सा हमें कुछ ये जिस तरह डिस्कशन के पैनल प्लेटफॉर्म्स मिलने लग गए हैं, लोगों को नेटवर्किंग के कुछ सहूलियात मिली हैं, लोग बात कर सकते हैं, आप लोग लेके चल रहे हैं। अदरवाइज तो ये पहले तो होता ही नहीं था। तो जो भी ट्रेनिंग, अगर आप पिछले कई सालों की ट्रेनिंग उठा के देखें, इवन मेरा एक और कंटिन्यूइंग एजुकेशन पे जर्नल ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरियनशिप में कुछ सालों पहले का एक आर्टिकल है जो कि कंटिन्यूइंग एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। उसकी भी फाइंडिंग्स को अगर हम सामने रखें, हमें ये नजर आता है कि आमतौर पर टूल स्पेसिफिक जो है हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, इंस्टेड के उसको पूरे फिनोमेना को, उसको वो जो सोशल उसका कॉन्टेक्स्ट है, उसका मैनेजेरियल कॉन्टेक्स्ट है, और ये जो प्रोजेक्ट प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको पूरा प्रोजेक्ट ओरिएंटेशन के पर्सपेक्टिव से, लेंस से देखने की जो जरूरत है, वो हम मिस कर जाते हैं। जिसकी वजह से जो है वो अल्टीमेटली हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, जब वो टूल सीख के जाते हैं तो दे कंसिडर के पास मैं उसको अवेलेबल कर दूं, उसको जनाब टूल को मैं इम्प्लीमेंट कर दूं, तो इट विल बिकम अ डिजिटल लाइब्रेरी, इट विल बिकम अ रिपोजिटरी। जबकि वो टूल के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं। लाइक अगर हम इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी की बात करें, एक यूनिवर्सिटी सिनेरियो की बात करें, तो जब हम इस किस्म का कोई टूल, तो वो है कि जो कि डिजिटल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसकी वजह से आपने उसको अवेलेबल, मगर उसकी सिलेक्शन किस तरह की होगी मटेरियल की, सिलेक्शन के साथ साथ एक्विजिशन पॉलिसी क्या होगी, कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी क्या होगी, एक्विजिशन के प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, चैनल्स क्या होंगे, हु विल बी रिस्पांसिबल फ्रॉम एकेडेमिया, फ्रॉम फैकल्टी, हु विल बी रिस्पांसिबल फॉर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, आपकी कोई कमेटी बनेगी, वो किस तरह इनिशिएट करेगी। आमतौर पर लाइब्रेरीज जो है दे आर डिपेंडेंट on their IT units for systems maintenance, for troubleshooting, for development also। और उसमें वो जो है वो वहां से उनको उसमें मिलता नहीं है, उनको रिस्पांस नहीं मिलता, कोई पॉलिसीज नहीं बनती। पॉलिसीज टोटली जब बैकअप नहीं होता, पॉलिसी जो है वो आपको बेसिकली लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देती है, और लीगल फ्रेमवर्क की वजह से वो सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट आपके यूनिट्स होते हैं, लाइक आईटी यूनिट्स हैं, अगर उन पे कोई आप पॉलिसी रखते हैं कि दे विल बी रिस्पॉन्सिबल और लिख दिया जाता है, तो जब वो अप्रूवल हो जाती है तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सिस्टम फॉर यू। मगर वो जब नहीं बनती तो वो उसमें चीजें रह जाती हैं, और अल्टीमेटली हमने ये देखा है कि ये सिर्फ और सिर्फ
ये जो इस किस्म की ओरिएंटेशन ना होना है अमंग लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स, अमंग इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, उसकी वजह से जो है हम इस किस्म के प्रोजेक्ट्स जो है उनको सस्टेन नहीं कर पाते, और उनमें सम टाइम जो है अगर उसको लेके चलते हैं तो वो एक इंडिविजुअल एफर्ट्स हमें नजर आती हैं, या उसमें फिर जो है जब वो किसी ऑर्गेनाइज लाइक लाइब्रेरी के परस्पेक्टिव से उसमें लेके चलते हैं, उसमें हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि जिसकी वजह से हम उसको बाद में जो है उसके जो फ्रूट्स हमें मिल सकते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि हम क्योंकि इस किस्म का मटेरियल उसमें रख देते हैं कि वो बाद में जो है हम उसको ऑनलाइन वेब पे लेके नहीं जा सकते। जी, दैट्स ऑल जी फ्रॉम माय साइड। और आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो, मैंने टाइम देखा है तो काफी लंबा हो गया, तो मैंने कहा उसको थोड़ा सा जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल आपकी इजाजत से, अगर आपकी इजाजत हो तो मेरा ख्याल है एक तो मैं जी अपने बिल्कुल जो इजाजत है, आप इसको बस लेके चले, अपने हिसाब से लेके चले। जज़ाकल्लाह। मैं अभी सोच रहा था, आपको याद होगा कुछ दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि हम इसको थोड़ा सा जो है ना वो जरा उसमें रखा करें बाउंड्री के, ताकि लोगों का जो टाइम डेफिनेटली कीमती होता है, तो जी जी फिर दूसरी चीजें भी होती हैं। तो मैं वही देख रहा था, लेकिन माशाल्लाह ये ऐसा टॉपिक था, मैंने सोचा मैं दरमियान में हूँ हाँ भी नहीं करूंगा, मुबादा कहीं डॉक्टर साहब जो है ना वो अ, देख ना लें घड़ी को कि टाइम जो है ना वो स्लिप हो गया है। क्योंकि हमने सोचा था 1 घंटे तक हम इसको रखेंगे, और मेरा ख्याल है तकरीबन 40 मिनट्स तक हम जो है वो उसको पूरी तरह से आ रहे थे आज तक। अच्छा सर, आपकी इजाजत से मैं चाहूंगा मैं थोड़ा सा शेयर कर दूं जी जी जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, 2 या 3 मिनट में मैक्सिमम, देन हम सवालों जवाब की तरफ आ जाएं। और मैं आप सबसे जो हमारे फेलो हमारे इस नशिस्त में हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने इसको थोड़ा सा सवालों जो आपको लिमिटेड रखेंगे, तो आप लोग टू द पॉइंट जो है वो रहिएगा प्लीज। आप लोग सवालात बेशक इस दौरान में नोट कर लें। जब मैं एक सिनेरियो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये कोई 4 या 5 महीने पहले मुझे मिडल ईस्ट की एक कंट्री से जो है वो आर्काइविस्ट की एक जॉब आई, मैंने उस पर अप्लाई किया। तो मैं उसमें जो है वो मतलब उन्होंने फर्दर उसको परसू किया। तो बाकी चीजें तो कोविड का शिकार हुई, बिकॉज उन दिनों में अभी फ्लाइट्स, और चूंकि कंट्री ऐसी थी कि उसने फॉरेन ओमिक्रॉन की वजह से स्ट्रिक्ट कर दिया, स्पेशली पाकिस्तान से। उसमें जो मेरा काम था एज ए आर्काइविस्ट या एज ए आर्काइव स्पेशलिस्ट के, और वो ये था कि मैंने वहाँ आर्काइव इस्टेब्लिश करना था। मेरी चूंकि प्रोफाइल में डी स्पेस था, तो डेफिनेटली उन्होंने उसी को रिक्वायर्ड करना था, उसको इस्टेब्लिश करना था। फिर उसके बाद मैंने उसकी तमाम जितना भी उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, हर लिहाज से, आईटी के लिहाज से, ह्यूमन रिसोर्सेज, वो सारा कुछ इस्टेब्लिश करना था। आल्दो कि वो इंटरनेशनल या यूएस बेस्ड कैंपस था, यूनिवर्सिटी थी बाकायदा, तो वो करना था। देन उसके बाद मेरी ये जिम्मेदारी थी कि मैंने वहाँ पर जो ऑलरेडी रिसर्च थी, जो इंस्टीट्यूशनल रिसर्च थी, उसके आर्काइवल को एक मुनज़्ज़म तरीके से लेकर चलना था। देन उसके बाद जो यूनिवर्सिटी थी उसके अंदर जो रिसर्च कल्चर था, चूंकि मिडल ईस्ट है तो मे बी वो हमारी तरह ही हो या हमसे थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर उसमें आ रहे हो, तो मेरा वहाँ पे जो पोजीशन थी उसका ये भी एक रोल था लाइब्रेरियन या आर्काइविस्ट की हैसियत से, कि मैंने जो एकेडमिक रिसर्च का जो इन्वायरमेंट था उसको बूस्ट करना था, उसमें स्टूडेंट्स के साथ उनके रिसर्च प्रोसेस में उनको सुनना, उनके आइडियाज़ को सुनना, और फिर उसके बाद उन जब उनका कोई टॉपिक है तो उससे रिलेटेड उनके साथ करना। फिर उसके बाद कंप्लीट यानी एक क्वेश्चनर के एक टॉपिक के लेकर उसके बाद फिर उसके लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड कंटेंट्स एंड देन एनालिसिस, और फिर उसकी जो डिसेमिनेशन या उसको जो पब्लिश करवाना है, तो अगर कमेटी जो फैकल्टी की है वो डिसाइड करती है कि इसको इंटरनेशनली पब्लिश करना है, और देन जैसे कि सर ने शेयर किया कि उसकी एक कॉपी जो है वो चूंकि यूनिवर्सिटी के उस पे फंड्स में से होना था वो सारा, तो वो उस तरह से आएगी। तो वो उसमें तमाम लाइक एसपीएसएस, उसके बाद एंड नोट, ये इवन आर को, ये सारा कुछ मेरा काम था उस तरह से। तो ये इस तरह का जो रोल है बेसिकली सर जो बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम इसको 1 और 2 और सेशन में लेकर चलेंगे प्रैक्टिकली। तो जिसकी हम इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी की या डिजिटल आर्काइव की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली इस तरह के रोल्स हैं हमारे। शायद अभी इस तरह से अभी ये थोड़ा सा नहीं आए हैं, ज्यादातर यही होता है कि हर लाइब्रेरी जैसे सर के हर चीज़ बिल्कुल वाज़ेह कर दी है, और मैंने जैसे पहले शेयर किया कि वो अप्लाइड रिसर्च है। सोशल साइंसेज में अप्लाइड रिसर्च करना ये बहुत बहादुर लोगों का काम होता है, अदरवाइज कोई लोग अमूमन सस्ता सा टॉपिक पकड़ते हैं जिस पे पहले बहुत कुछ हुआ होता है,
और उसी पे एनालिसिस कर दिया या कुछ कर दिया, तो किसी वो कह लीजिए कि किसी बिल्कुल एग्जैक्ट चीज को जो वजह है वो पॉजिटिव भी ला सकती है, वो सिनेरियो को डिस्क्राइब भी कर सकती है। उस टॉपिक को और फिर सोशल साइंस को अप्लाइड और एप्लीकेबल वे से लेकर चलना, ये माशाल्लाह डॉक्टर साहब के जो आर्टिकल्स हैं आप लोग उनको ज़रूर देखिएगा पूरा। बल्कि मैं मेरा ख्याल है मैं अब इसको लिमिटेड कर देता हूँ। हम इंशाल्लाह सर ये करेंगे कि मेरा ख्याल है आपके जो आर्टिकल्स हैं ये मैं इंशाल्लाह स्टूडेंट्स को दूंगा, और हम किसी एक सेशन में आप उसको हेड करेंगे और उस पर रिव्यूज लेंगे। बच्चों को आर्टिकल्स दे दिए जाएंगे, वो उनको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो है वो उनसे जो है वो हम रिव्यूज लेंगे कि उन्होंने इस रिसर्च आर्टिकल में क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ और क्या क्या चीज़ें उन्हें समझ आई। क्योंकि मेरे नज़दीक जो मेरा 7-8 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो लाइब्रेरियंस के साथ या स्टूडेंट्स के साथ, इस पे हमें प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, जिसको आपने स्ट्रेस किया है अपनी रिसर्च में। तो सर मेरा ख्याल है आपकी इजाज़त से सवालात की तरफ चलते हैं, तो जी प्लीज़ बिल्कुल, प्लीज प्लीज, मेरा ख्याल टाइम अपने काफी हो गया, थोड़ा सा हमें जो है वो जल्दी करना चाहिए। जी जी प्लीज़ आप जिनका सवाल हो माइक को अनम्यूट कीजिए और प्लीज़ डॉक्टर साहब हैं, अगर मेरे से मुतल्लक होगा तो इंशाल्लाह मैं जी प्लीज। रजा साहब और एजाज अहमदानी साहब के हाथ रेज हैं, आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए सर। और जी अस्सलाम वालेकुम, एजाज अख्तर बात कर रहा हूँ कराची से। काफ़ी डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह बहुत डीपली और इंफॉर्मेटिव सेशन दिया है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। डॉक्टर साहब बेसिकली मैं सिंध से ताल्लुक़ रखता हूँ और सिंध कॉलेज लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। और प्रेजेंटली हमने पाकिस्तान में स्लिम सॉफ्टवेयर को हमने ही लॉन्च कराया था, इंट्रोड्यूस करवाया अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑटोमेशन के तौर पे। तो ऑटोमेशन के हवाले से मेरा आपसे सवाल है, जैसे आपने अपने इस पे प्रीवियस बात की कि हमारी जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, टूल किट होती हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो जाते हैं और वो जाके इम्प्लीमेंट करते हैं और समझते हैं कि हम सब कुछ सीख गए। क्या हमें आप बताएंगे कि क्या करना चाहिए कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके लिए कोई लॉन्ग टर्म ऐसी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए जो वो कुछ अवेल कर सके, या क्या है, या सिर्फ हमारी जो अपना एसोसिएशन हैं, सॉरी फॉर दैट, पीएलए तो माशाल्लाह इस बार काफी अच्छा काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरे भी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। मगर हम लोगों ने पाकिस्तान में देखा है कि हम जो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं उन पे काफी बहुत कड़वी बात कर रहा हूँ मगर सच्ची बात करने जा रहा हूँ, वो अर्निंग्स कर रही हैं, हमारे पार्टिसिपेंट को कोई फायदा नहीं हो रहा। वो सिर्फ अर्निंग्स कर रही होती हैं कि वो अपना पैसा ले लेते हैं और बाकी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक दिन में या आधे घंटे में या 8 घंटे में जो अर्निंग करती हैं वो कमाते हैं, या एसोसिएशन तो कमा लेती है मगर जो पार्टिसिपेंट है वो कुछ अर्न नहीं करते। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी एजाज साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, एंड इट्स माय प्लेजर टू बी इंट्रोड्यूस विद यू। और जहां तक आपका ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा टॉपिक से हटके है मगर रिलेटेड है, एक दो चीजें हैं। मैं एक तो आपसे थोड़ा सा अदब के साथ जो है, मैं नहीं समझता, थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा कि एसोसिएशंस जो है ना वो कमाती हैं, ठीक है, मैं नहीं समझता। वजह ये है कि फॉर एग्जांपल ये हमारी 20 और 21 को 2 दिन की नदीम साहब ने प्लान किया है, और जिसमें हैंड्स ऑन वो जो है वो टी स्पेस को लेके चलेंगे और वेब डेवलपमेंट की बात भी करेंगे। उसमें 2 खाने दे रहे हैं माशाल्लाह, मेरा ख्याल है 2-3 चाय दे रहे हैं, और वो जो है वो सिर्फ ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स के लिए वो 1000 रुपया है, 100 उनको मेंबरशिप अगर नहीं है तो वो लेनी पड़ेगी। तो अब ये देखिए, ये सारा कुछ करके और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दे के तो वो इतना ज्यादा नहीं है। एसोसिएशंस, हाँ, जहां तक इंडिविजुअल्स की बात है, मेरी नजर से खैर ऐसी कोई नहीं गुजरी कि जिसमें बहुत ज्यादा पैसे जो है उनको चार्ज किया जाए। आई नो आपका माशाल्लाह स्लिम्स जो है इंट्रोड्यूस करवाना, दैट्स रियली वंडरफुल, आई रियली अप्रिशिएट। बहुत मुझे खुशी है कि आप लोग जो है बड़े एक्टिवली काम कर रहे हैं। स्पेशली मैं देख रहा था कि ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में बड़े इन्वॉल्व हैं क्योंकि कोरोना का इशू था। अच्छा, जहां तक बात ये है कि करना क्या चाहिए, जिस तरह मैंने कहा है कि हमें प्रोजेक्ट अप्रोच लेके चलनी चाहिए और इसको टीच करना चाहिए, हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो शेयर करनी चाहिए। मैं आपसे एक्सपीरियंस एक शेयर करता हूँ।
बीइंग ए टीचर, ऑटोमेशन का कोर्स भी मैं पढ़ाता हूँ। स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे पास आउट हो जाते हैं, वो जाके छोटे कॉलेजेस में सम टाइम उनको सोलो लाइब्रेरियन जहाँ होता है वहाँ उनको जॉब्स मिलती हैं। कई दफा ऐसा हुआ कि स्टूडेंट वापस आता है, वो कहता है कि सर वो आपसे मैंने कुछ डिस्कस करना है। मैं कहता हूँ कीजिए जी। बताता है जी कि मैं जी फलां कॉलेज में जो था वो लाइब्रेरियन लग गया, मेरी प्रिंसिपल ने मुझे, या स्कूल में लग गई लाइब्रेरियन, और वहां मुझे प्रिंसिपल ने कहा जी आपने लाइब्रेरी ऑटोमेट करनी है। तो मैंने उसको कहा कि जी कर देंगे जी। तो मुझे प्रिंसिपल ने कहा जी कि आपको क्या चाहिए? तो मैंने कहा जी मुझे एक कंप्यूटर बस दे दे। सर उन्होंने मुझे कंप्यूटर दे दिया। और फिर मैं पूछता हूँ कि फिर, तो सर वो अब 5 दिनों बाद आई हैं, 2-4 दिनों बाद आई हैं, 8 दिनों बाद आई हैं प्रिंसिपल। तो उन्होंने मुझे कहा भी होगी आपकी लाइब्रेरी जो है वो ऑटोमेट हो गई है। तो मैंने कहा जी नहीं हुई। तो वो नाराज हो रही है कि क्यों नहीं हुई, आप काम किया करें। ठीक है। तो मैंने उन्हें पूछा, मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ कि अच्छा आपने जब जिम्मेदारी ली तो क्यों नहीं हुई? तो मुझे बताते हैं कि सर हम तो स्कूल लाइब्रेरी में हैं, एक क्लास होके जाती है, हम उसको किताबें देते हैं बच्चों को। अच्छा वो किताबें जो है वो क्लास जब उसका खत्म होता है, लाइब्रेरी पीरियड में होते हैं इसमें स्कूलों में, तो वो जब प्राइवेट स्कूल्स की स्पेशली बात, तो वो जब वो वापस जाते हैं उसके बाद नई क्लास आ रही होती है। हम अभी वो किताबें जो बच्चों ने ली होती हैं वो वापस शेल्फ पे लगा रहे होते हैं, तो नई आ जाती है क्लास, हम उसको किताबें दे रहे होते हैं। तो सर हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है जी। अच्छा फिर जो है स्टूडेंट कहता है जी कि सर वो मैंने तो कोहा इंस्टॉल करना है जी। ये एक पहला मैंने सिनेरियो क्रिएट किया है। दूसरा सिनेरियो जो है वो ये है कि सर मैंने कोहा इंस्टॉल करना है। अच्छा जी, आपकी जब मैं उसे पूछता हूँ कि आपकी लाइब्रेरी में कलेक्शन कितना है, तो पता चलता है कि 1000 बुक्स है, 500 किताबें हैं, या 1500 बुक्स हैं। तो मैं उसे कहता हूँ आपको कोहा की जरूरत क्या है? क्या आप उसकी सर्कुलेशन करते हैं? नहीं सर सर्कुलेशन नहीं करते, वो तो बच्चों को हमने बस ऐसे पढ़ने के लिए देनी होती, कभी कभार टीचर ले जाते हैं कोई किताब। ठीक है। तो मैं नहीं पूछता हूँ कि आप कोहा की तरफ क्यों जाना चाहते हैं। अच्छा ये बेसिकली क्वेश्चन ये है कि वो जो बच्चा या बच्ची जिसने कहा अपने प्रिंसिपल को कि मुझे कंप्यूटर दे दीजिए, मैं आपको ऑटोमेट कर दूंगा, इसका मतलब उसको ये आइडिया क्यों नहीं है कि ये उसके साथ ये सिर्फ ये नहीं है, उसको टाइम भी चाहिए, उसके साथ जो है उसको सॉफ्टवेयर भी चाहिए, उसके बाद जो है उसने बाकी चीजों से टाइम निकलेगा तो इसमें डाटा एंट्री होगी ना, डाटा एंट्री के लिए सर्टेन टाइम चाहिए, फिर डाटा की क्वालिटी एश्योरेंस के लिए उसमें एरर्स नहीं है और चीजें नहीं है, वो आपको टाइम चाहिए। अगेन सेम केस ये जो है हमें ये नजर आता है कि उसको जब आप ये नहीं उसको पता है कि मुझे उसको एज ए प्रोजेक्ट देखना है, मुझे उसको एज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से देखना है, मुझे जो और रिसोर्सेज चाहिए छोटे छोटे फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज हैं कि हमने जो बुक्स हैं अगर आपने सारी ऑटोमेशन करनी है, सम टाइम हम उस पर छोटी सी स्टैंप लगाते हैं, मेंशन करते हैं जी ये बुक एंटर हो गई है, ताकि हमें दोबारा सर्च ना करनी पड़े, सिर्फ हम बुक को देखें, प्रिंट बुक को, हमें अंदाजा हो जाए उसका वर्षों पे लगी हुई है स्टैंप के, ये एंट्री हुई हुई है। इस तरह की चीजें जो है वो बच्चे उसका ख्याल नहीं रखते, पढ़ाते भी हैं हम उसको इग्नोर कर जाते हैं। ठीक है जी। और यही चीजें इस तरह कोहा की बात है, आपके पास इतनी, मैं तो समझता हूँ अगर आपके पास 500 1000 1500 बुक्स हैं, तो अगर आपने सर्कुलेशन नहीं करनी और आपकी एक्सटेंसिव सर्कुलेशन नहीं है तो वाई इवन आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज कर लीजिए, दैट्स फाइन। आपको दर्द सर भी नहीं होगा, आपकी प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आपका मसला भी सारा हल रहेगा। इस तरह के मसाइल हैं जिनको जब हम ये चीजों को एड्रेस नहीं करते, बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ, हमें बेसिकली अहमदानी साहब, एजाज साहब, हमें ना चीजों को, हम इंटरनेशनली जो भी चीजें अप्रोच हो रही होती हैं, जो भी अप्रोचेस चल रही होती हैं, उनको कॉन्टेक्सचुअलाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट। हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, हमारे मसाइल क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की उसका ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप क्या है, हमारे यहाँ किस किस्म का जो है वो लोगों की थिंकिंग है, प्रैक्टिसेस क्या चल रही है। जब हम ये चीजें सामने रखेंगे फिर हम इन टूल्स को, इस तरह की ये सारी चीजें जो है उनको मैक्सिमम उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं, उनमें जो इश्यूज आते हैं हम उनको कोप कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। तो ये चीजों को थोड़ा सा इस नजर से पढ़ाने की जरूरत है। मैं समझता हूँ इसको एक्सटेंसिवली डिस्कस करने की जरूरत है। जी, आई होप कि आपको आंसर मैंने दे दिया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा मैं एक और बात थोड़ा वजाहत करता रहूं,
ये जो मैंने पूछा था कि एसोसिएशंस, डेफिनेटली एसोसिएशंस अपना काम करें, क्योंकि हम भी एक ट्रेनिंग्स करा रहे होते तो हमें पता होता कि कितना खर्चा हो रहा होता है। ये लोगों की सोच मैंने जो बताई थी आपको कि वो कहते हैं कि एसोसिएशंस अर्निंग कर रही हैं, तो इस हवाले से मैंने आपसे ये बात की थी कि वो मुझे पता है कि जब मैं वर्कशॉप कर रहा हूँ तो मुझे पता है किस तरह से किया जाता है, कितनी हमें अर्निंग होती है, बल्कि उल्टा हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो जी ये मैंने आपसे एग्जैक्टली इस हवाले से पूछा था। तो एग्जैक्टली थैंक यू वेरी मच। काफी माशाल्लाह अच्छा वर्कशॉप बात हुई आपसे और काफी अच्छा थैंक यू ज्ञान किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में भी आपसे मुलाकात जरूर होगी। थैंक यू। इंशाल्लाह थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल्सो। जी सर, आई होप अभी आप इजाज़त अहमद अन सब सर, आपकी इजाज़त से मैं भी कर दूं। 6-7 साल मैंने भी इस वो, अब मुझे गालिब तो याद नहीं आए एक्चुअली। जैसे एजाज साहब ने बात की, अहमदानी साहब ने, मैं सर शेयर कर दूंगा। इसकी एक बड़ी वजह जो हमारी है, हमारे यहाँ पर ये हो सकता है क्योंकि अगले हफ्ते मैंने भी सबके सामने होना है, तो फिर जाहिर है अपने आप को सामने रखने वाली बात हो जाती है। हमारे यहाँ पर जो मैंने देखा है अभी तक, हमारे जो भी रिसोर्स पर्सन जिनको मैं ज़्यादातर जानता हूँ, हम वन साइडेड रहते हैं ज़्यादातर। मसलन जो ट्रेनर्स हैं वो जब जाते हैं तो वो सिर्फ को हक इंस्टॉलेशन ये कर लें वो कर लें, वहाँ पे बिल्कुल ये नहीं किया जाता कि उसको रिलेट किया जाए कि आप की जो थ्योरी और जो प्रैक्टिकल है ये किस, इनका आपस में कम्बिनेशन होगा तो देन बच्चे को समझ आएगी। अमूमन यही होता है कि आप यूएसबी लगाएंगे, यूएसबी चलेगी, इंस्टॉल होगा, आपने ये करना है, और देन उसके बाद तो वहाँ पर ज़्यादा जो गैप आता है वो ये आ जाता है, जो मैंने इस वक्त अभी तक अपने ट्रेनर्स में या ओवरऑल देखा है। एक तो ये है कि टोटली उसको एक हवा के तौर पर जो है ना वो लिया जाता है, ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा ये नहीं है। और दूसरा जो बड़ी वजह है, जो ट्रेनर्स हैं वो मेरा ख्याल है उसकी थोड़ी थ्योरी नहीं हमारे यहाँ पढ़ी जाती। हम सिर्फ ये जानते हैं, अगर थोड़ा सा भी कॉन्टेक्स्ट से या उनके एनवायरनमेंट से हट के सवाल किया जाता है तो या तो वो आंसर नहीं हो पाता, और यहाँ ये होता है कि वो अधूरा रह जाता है। ये मैंने जितना 1-2 सर इस्लामाबाद में पास्ट्रिक में या यहाँ किए हैं, और मुझे उसमें जो आउटपुट पहले के इवेंट से लोगों की मिली या जो मैंने देखा है वो यही होता है कि अगर कोई इंस्टॉलेशन में एक्सपर्ट बन गया, एक्सपर्ट मीन्स जैसे हमारे मोमन यूएसबी या डीवीडी से होते हैं, तो वो सिर्फ इतना करा देते हैं कि ये इंस्टॉल हो जाएगा, आपने ये करना है, ये बुक इंस्टॉल होगी। अब बुक जो है कैटलॉग होगी, अगर हम ऑटोमेशन की बात कर लेते हैं तो ये बस होगी और ये आपने करना है। उसके बाद उसे पता नहीं होता कि अगर मैंने इसका चेंज करना है इसके फ्रेमवर्क को तो वो कैसे करना है। और जो आपने बात की कि सिनेरियो जब सामने आता है जो कि प्रैक्टिकल सिनेरियो होता है, चूंकि वो ट्रेनिंग में रिलेट नहीं करवाता ट्रेनर, वो तो एक उन्होंने एक ट्रैक होता है अमूमन हमारे बना हुआ, उस पर चल के वो निकल जाते हैं। तो इस वजह से ज्यादातर जो लोग हैं वो फिर उनके पास अधूरी चीजें आ जाती हैं। हाँ, ये उन्हें हो जाता है कि इंस्टॉलेशन कैसे होनी है, ये तो शायद मेरा ख्याल है वो कर लेते हैं कि डीवीडी ले जाएंगे या यूएसबी में ले जाएंगे, हम भी शायद ऐसे देंगे। बट और दूसरा ये है कि मेरा ये ख्याल है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। अभी जब हम इंशाल्लाह अगले वीक में कर रहे होंगे तो वो 2 दिनों में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, हमें उसको कंटिन्यू रखना होगा, हमें भी और जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें भी। ये नहीं होगा कि वो सर्टिफिकेट और उस दिन की दूसरे दिन की शाम को चीज़ें ख़त्म हो जाएं, वो आगे इसी तरह से चलेंगी। बेसिक शुरू होगी, फिर हम इंटरमीडिएट लेवल में जाएंगे और देन आहिस्ता आहिस्ता हम वहाँ पे पहुँचेंगे जहाँ पे आज आप माशाल्लाह आप और एजाज साहब और बाकी सीनियर्स हैं। सो आई होप मैं जी तैमूर साहब और नदीम साहब, सर नदीम साहब, सॉरी सही सर। कहा आपने। हेलो जी सर, 2 माइक ओपन हुए हैं, अब जिनका सवाल हो प्लीज। नदीम, जी जी सर, आपकी आवाज आई थी और माइक सारे म्यूट हो गए हैं। जी वालेकुम प्लीज। सर, मैं तैमूर बात कर रहा हूँ, इरफान तैमूर। और सर मेरा जो क्वेश्चन है, मैं पहले अपने बारे में बता दूं। मैं एमफिल स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी का और ओपन सोर्स पे जो है मैं काम कर रहा हूँ। तो सर मेरा ये सवाल है आपसे कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं रिपोजिटरी के हवाले से और दूसरा जो हम ऑटोमेशन में यूज़ कर रहे हैं, तो सर मुझे ये बताएं कि ये जो है हमारी जो लोकल नीड्स हैं उसके हिसाब से ये हमें जो है चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं। एक तो ये सवाल है। दूसरा ये कि हम जो है इंटरनेशनली ये सारे सॉफ्टवेयर ले रहे होते हैं ना,
तो उनका अपना मेथड होता है, उसको जो है वो माशाल्लाह से लाइव डीवीडी। तो समटाइम्स जो है डिजिटल रिपोजिटरी और ऑटोमेशन के हवाले से जब हम उनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे क्लियरली होता है कि आप रियल टाइम रन टाइम पे ही तैमूर साहब, आपकी आवाज जो है ना वो कट गई है। वी आर अनएबल टू लिसन यू, वी आर अनएबल टू इंस्टॉलेशन करें। तो सर क्या हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, अभी आ रही है आवाज? जी अब कुछ बेटर है, अब ठीक है। जी मुख्तसर रखिए सर, जरा, मुझे सिर्फ ये टू द पॉइंट रखिए, टू द पॉइंट रखिए अपना क्वेश्चन प्लीज। जी ओपन सोर्स के हवाले से था कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो इंटरनेशनली यूज हो रहे हैं, क्या वो हमारी लोकल नीड्स को पूरी कर रही हैं या नहीं, ये पूछना। जी ओके, ये जो आपने क्वेश्चन, बेसिकली ना ओपन सोर्स जो है जो वेरी वंडरफुल, दीज आर जो एप्लीकेशंस हैं वंडरफुल एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, और यकीनन हमारी नीड्स को पूरा कर रहे हैं। जहां तक बात है ओपन सोर्स, अगर आप फिलॉसफी की बात करें, देखिए उसका सोर्स कोड ओपन है। इसकी जो कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है ओपन सोर्स की वो ये है। लोग समझते हैं वो फ्री है, मैं नहीं समझता कि उसकी ये स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ उसकी वो फिलॉसफी है that works behind open source philosophy work, open source software की जो बैकएंड पे कि वो उसका सोर्स कोड ओपन है, ठीक है। अब ओपन सोर्स जो है ना वो उसके लिए सर्टेन जो है ना वो इश्यूज हैं उसके साथ एसोसिएट, ठीक है। ये जो फिलॉसफी है, जब हम उसके मुताबिक उसको एड्रेस करने की जरूरत देखते हैं, इन अदर वर्ड्स, तो हमें समझने की जरूरत है कि भाई अब ये काम करना है तो हमें ये चीजें जो है इसके साथ जुड़ी हुई हैं, उनका हमें ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आई वुड रेकमेंड, आप मेरा ना एक पेपर है, मेरा ख्याल है लाइब्रेरी, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी जर्नल है, उसमें आप सर्च कीजिएगा इश्यूज एंड लेसन्स लर्न इन ओपन सोर्स एप्लीकेशंस, इस तरह का है। आप बेशक मुझे ईमेल कर दीजिएगा, मैं आपको भिजवा भी दूंगा। 2009-10 का है, ठीक है। और वो उसमें इन इश्यूज को एड्रेस किया गया है। आप उन इश्यूज को जब हम सामने रखते हैं तो ओपन सोर्स जो है वो हमें बड़ा सूटेबल लगता है। अच्छा, जो मैं बात सेकंड करने लगा हूँ, जब इसका सोर्स कोड ओपन है तो ये हमें मैक्सिमम उसमें चेंज करने की इजाजत देता है। उसको हमें अपने लिए अपनी जो लोकल नीड्स हैं उसके मुताबिक हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। एक तो कस्टमाइजेशन वो है जो हम हर सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्ट इन होती है कि जिसको हर यूजर यूज कर सकता है, ठीक है। जिस तरह कहा कि हम मिसाल लें या बाकियों की कि हम जो है उसमें डॉलर का एक्सचेंज रेट सेट करते हैं, हम उसमें फाइन कैलकुलेशंस की पॉलिसी सेट करते हैं, हम उसमें सर्कुलेशन की पॉलिसी सेट करते हैं, हम यूजर्स की जो है वो कैटेगरीज बनाते हैं, हम जो मटेरियल है उसकी कैटेगरीज बनाते हैं। इस तरह की कस्टमाइजेशन है जो कि बिल्ट इन है। तो मगर सोर्स कोड ये जो दूसरा है, सोर्स कोड ओपन है, इसको फर्दर भी आपको देखिए अलाउ करता है, मगर कौन उसको कर सकेगा? जिसके पास उसकी एक्सपर्टीज होगी, और हमारे यहाँ एक्सपर्टीज लैक करते हैं। मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हमारे यहाँ हमारी कंट्री में ये एक्सपर्टीज लैक करती है। लाइक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी जो है वो आमतौर पर लैम्प के मॉडल पे चलती है। लैम्प का मॉडल जो है वो 4 चीजों का कंपोनेंट है। लिनक्स, ए फॉर अपाची, पी फॉर पर्ल, जो कि हमारे यहाँ मेरा ख्याल है नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है, वैसे भी अब थोड़ी सी ओल्ड हो गई है, दुनिया में भी कम पढ़ाई जाती है, ठीक है। एल ए एम, एम फॉर माई एसक्यूएल, ठीक है, जो कि एसक्यूएल की तरह का है। मगर हमारे यहाँ जो ओवरऑल जो टेक्नोलॉजीज हैं, ये जो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज हैं, ये भी रिसेंट ईयर्स में पढ़ाई जा रही है कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट्स में। सर्टेन ईयर्स बैक जो है वो सारे का सारा आपका जो करिकुलम था कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट्स का, वो वहां पर तो सारी वो जो इस किस्म की लाइक माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज पढ़ाई जाती थी और इस किस्म की चीजें पढ़ाई जाती थी। ओपन टेक्नोलॉजीज जो थी वो तो पढ़ाई नहीं जाती थी। ये तो कुछ सालों से आप समझिए कि ये ट्रेंड हुआ है कि अब ये पढ़ाई जा रही है, मगर उसमें भी जाहिर है कि नई टेक्नोलॉजीज जो है उन पे ज्यादा फोकस है। तो आपका लाइक पर्ल है, आपको कम ही लोग मिलेंगे जो कि पर्ल में एक्सपर्ट होंगे। हमारे यहाँ जिन लोगों ने ये एक्सपर्टीज बनाई है, इवन एलआईएस के बैकग्राउंड से भी, वो बहुत थोड़े से लोग हैं जिन्होंने इस पे काम किया है और अपनी जाती हैसियत से उन्होंने एफर्ट्स की हैं और अपनी जो स्किल सेट है उसको डेवलप किया है। तो यकीनन
ये हमारी नीड्स को पूरा करता है, क्योंकि बेसिकली अगर हम देखिए ऑटोमेशन के स्टैंडर्ड्स की बात करें, लाइक कोहा हमें नजर आता है, स्लिम्स है, ठीक है, और इस किस्म के ओपन सोर्स जो हैं वो आपकी नीड्स को ही सामने रखते हुए बनाए गए हैं, और वो एक जनरल जो फ्रेमवर्क है उसको सामने रखते हुए जो आमतौर पर ज्यादा लाइब्रेरीज की जो है जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं, वो एक सिंगल मॉडल है, उसी को फॉलो करते हुए बनाए गए, वो हमारी काफी हद तक जरूरियात पूरी करते हैं। जी थैंक यू सो मच सर। सर दूसरा मुझे ये पूछना था कि इसमें ओपन सोर्स में 2 टर्म्स यूज होती हैं, वो मेरा क्लियर नहीं है, वो आप थोड़ा मुझे बताइएगा, उसमें हेल्प कीजिएगा। कॉपीराइट और कॉपी लेफ्ट, ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में ये 2 टर्म भी यूज होती हैं, तो सर इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? अच्छा, बेसिकली ना आई वुड रेकमेंड तैमूर के इस किस्म के जो क्वेश्चंस है ना, दैट्स बेटर कि आप मेरे ईमेल पे करें, मैं आपको उसमें गाइड कर दूंगा। अब अगर उस क्वेश्चन करने से ही पहले अगर आप गूगल कर लें तो मेरा ख्याल है आपको गूगल सारे ही आंसर दे देगा। कॉपीराइट जो है वो बेसिकली आप जानते हैं कॉपीराइट लॉज हैं, इंटरनेशनल भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं, ठीक है, तो वो जो जिन पे कॉपीराइट जो वो लॉ एप्लीकेबल होता है, ठीक है, वो अब सर्टन उसकी कंडीशंस हैं कि किस पे चीजों पे होगा, ठीक है, तो वो उसको वो कॉपीराइटेड मटेरियल होता है, ठीक है जी। जो कॉपी लेफ्ट है कि जो पास आउट हो गया, जो ऑर्फन हो गया, जो कॉपीराइट का वो जो लॉ आपको 50 इयर्स तक देता है ऑथर की डेथ के बाद, और वो उससे जो बाहर निकल गया है, पब्लिक डोमेन में आ गया, उसकी भी सर्टन, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, उसके डिफरेंट है, 50 से भी समटाइम 20 इयर्स प्लस हो जाता है, और डिफरेंट लॉ टू लॉ जो है वो वेरी करता है, तो वो उससे जो बाहर निकल जाता है उसको कहते हैं, ठीक है जी। तो हमें, मैं बेसिकली इस सेंस में कह रहा हूँ कि टाइम भी काफी हो गया है, बाकी लोगों ने भी, कुछ लोगों ने हैंड्स रेज किए हुए, हम बाकी सबके भी क्वेश्चन ले लें, आपका रेलेवेंट क्वेश्चन है तो आप प्लीज सारे लोग वो कीजिए, अदरवाइज कोई इररेलेवेंट है, कोई आप फर्दर कोई चीज है तो दैट विल बी बेटर कि आप वो पर्सनली ईमेल कर दें या मैसेज कर दें, या नदीम साहब आपको ईमेल भी बल्कि मैं लिख देता हूँ, या तो वहां आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जी थैंक यू सो मच सर। सॉरी फॉर दैट कि मैंने आपका टाइम लिया, क्योंकि मैंने माय प्लेयर जी, मैं सिर्फ ओवरऑल क्योंकि सेशन काफी लंबा हो रहा है तो उस हवाले से कह रहा हूँ कि जो आपकी जाती चीजें हैं, थैंक यू। ओपन सोर्स जो है मेरा अपना जो है ना वो एरिया ऑफ रिसर्च है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो दैट्स गुड कि आप उस पर काम कर रहे हैं, एंड आई विल लाइक कि आप जो है वो मुझसे हम कोई नेटवर्किंग करें और आपस में डिस्कस कर सकते हैं। जी नदीम साहब, हु इज नेक्स्ट? जी सर, नेक्स्ट जी सलीम साहब, और अगर किसी और का थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच नदीम साहब। सर मुझे ये बताएं मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सर, आपने वो शहर बदला है तो आपकी आवाज बदली नहीं है, वाजे होती है सर। जी थैंक यू वेरी मच सर। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन। और हम चूंकि बात कर रहे हैं डिजिटल रिपॉजिटरी के हवाले से, तो आज का टॉपिक भी इसी से रिलेटेड था, और कंटिन्यूइंग एजुकेशन की आपने बात की। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने हमें बताया कि डिजिटल रिपॉजिटरी जो है वो किस तरह टूल्स वगैरह हम कैसे यूज़ करेंगे। काइंडली थोड़ा सा ये बताइए कि नेक्स्ट लेवल पर हमारी कलेक्शन पॉलिसी के हवाले से थोड़ी सी बात कर दें, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के हवाले से उसमें सर्विसेज हम किस तरह से जो है वो दे सकते हैं, या फिर इन पॉलिसीज़ जो ऑलरेडी बनी हुई हैं या आपके रिसर्च उसमें आर्टिकल्स में कहीं पर आपने इन पॉलिसीज़ के ऊपर बात की हुई है, तो वो आर्टिकल हमसे शेयर हो सके ताकि हम उसको जो है वो देख सकें। थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से काइंडली थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू जी सलीम साहब, आई लाइक के अगर आप शुरू में मुझे बताते कि आप कहाँ से हैं तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा इंट्रोडक्शन हो जाता है। नाम तो मैं आपका जान गया हूँ जी। सर सॉरी, मैं शेयर कर दूं, ये सलीम साहब हुए, आपको याद होगा हमारे पहले वाले सेशन में एक साथ थे, जो बस में उस वक्त 8 बजे के बाद ट्रैवल कर रहे होते थे और दरमियान के इनकी आवाज कट जाती थी। अब ये मुल्तान से इस्लामाबाद एयर यूनिवर्सिटी में अभी इन्होंने ज्वाइन किया, तो दैट अच्छा, वेरी गुड जी, वेरी गुड विशेस सलीम साहब, और बड़े अच्छी बात है माशाल्लाह। इस्लामाबाद जो है वो आजकल जिस तरह गर्मी है तो अक्सर इस्लामाबाद याद आता है, मुल्तान वालों को तो बहुत याद आता होगा, मुल्तान में बहुत गर्मी है तो उसमें कंपैरेटिवली जरा बेटर होता है। अच्छा, जो आपका क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मैंने ये जिस तरह शुरू में भी अपनी टॉक में भी बात की है, हमारे यहाँ ये हम देख रहे हैं कि हम काम जो है ना वो एप्लीकेशंस की तरफ ज्यादा उस पर जोर होता है,
पॉलिसी डेवलपमेंट पे, पॉलिसी फ्रेमवर्क डेवलपमेंट पे और उसकी अप्रूवल लेना कंसर्न बॉडी से, हम इस तरफ कम जाते हैं। डेफिनेटली जब जिस तरह हमारे यहाँ कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी होती है जो कि एक हायर लेवल है एक्विजिशन पॉलिसी से, ठीक है, उसी तरह जब आप रिपोजिटरी बनाए उसमें यकीनन एक कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। आप उसका स्कोप सेट करें जिसमें हर चीज, आमतौर पर उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, मिशन होता है, ठीक है, आपका कलेक्शन होता है, कलेक्शन में सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है, उसकी जो एक्विजिशन का चैनल होता है कि कहाँ से होगी, कौन करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आप खुद लाइब्रेरी जो है वो लोगों से रिसीव करेगी या डिपार्टमेंट्स या फैकल्टीज में कोई नुमाइंदा मुकर्रर करेगी, वो फैकल्टी के जो लाइब्रेरी से इस मामले में कोऑर्डिनेट करेगा। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जो है, जो कंट्रोल एग्जामिनेशन का ऑफिस है, उसका क्या रोल होगा कि वो मेक श्योर करेगा कि लाइब्रेरी में उसकी सबमिशन हो जाए थीसिस की कॉपी की, वहां से साइन हो तो फिर वो डिग्री इशू करें। इस किस्म के जो चैनल्स हैं, इस किस्म की चीजें जो है वो हम उस पॉलिसी का हिस्सा बनाते हैं। आपने एक्सेस की बात की है, एक्सेस जो है वो डेफिनेटली आमतौर पर हमें ये नजर आता है कि इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज जो है वो वर्ल्ड वाइड ओपन एक्सेसिबल है, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। मगर यकीनन जिस तरह ETD के प्रोजेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन के प्रोजेक्ट हैं, वहां आमतौर पर स्टूडेंट जो है वो अपने थीसिस और डिसर्टेशन सबमिट करते हैं, वहां उनको ये आजादी दी जाती है कि वो खुद बता सकते हैं, वो कह सकते हैं जी कि हमारे थीसिस के इतने पेजेस जो हैं, इतने चैप्टर्स जो हैं वो अवेलेबल हों, और क्या आज से ही अवेलेबल हों या फर्ज करें 6 मंथ के बाद अवेलेबल हो, पूरा थीसिस अवेलेबल हो या ना हो, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो उसके मुताबिक फैसला कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जो पॉलिसी होगी, वो जो प्रोटोकॉल आप कह लीजिए, उसमें जो है वो उसका हिस्सा होगा। एक थोड़ा सा मैंने 2 लफ्ज यूज कर रहा हूँ, पॉलिसीज एंड प्रोटोकॉल्स। पॉलिसीज जो होती हैं उनको बार बार चेंज करना मुश्किल होता है, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसमें आपके पास लिबर्टी होती है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं, वक्तन फवक्तन जल्दी कर सकते हैं। तो आपको इस किस्म की चीजें जो हैं, मेरी जाती रिकमेंडेशन ये है कि पॉलिसीज जो हैं वो बहुत ज्यादा जो है ना वो टाइटन नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा टू द पॉइंट नहीं होनी चाहिए, उनको थोड़ा सा जो है ना ब्रॉड होना चाहिए। उसके साथ जो है आप प्रोटोकॉल्स जो हैं वो एज एन एग्जिर जो है वो ऐड करें, और वो प्रोटोकॉल्स जो हैं वो लाइब्रेरी जो है वक्तन फवक्तन उसको रिविजिट करती रह जाए। लाइक अगर पॉलिसी में लिखा हो जी कि प्रोटोकॉल दिस वन नंबर दिस जो है, उसके मुताबिक जो है वो सिलेक्शन होगी, और वो जो प्रोटोकॉल है वो लाइब्रेरी जो है वो किसी कमेटी या खुद जो है वो फैसला कर सकती है कि उसको वक्तन फवक्तन रिवाइज करेगी। तो इस तरह की चीजें जो है वो आपको एक पॉलिसी जो आपने, क्योंकि बार बार ये जो कंसर्न बॉडीज होती हैं उन तक जाना, इस किस्म की पॉलिसीज की अप्रूवल लेना, उसके लिए बहुत ज्यादा लॉबिंग की जरूरत होती है। अगर हम थोड़ी सी ब्रॉड पॉलिसीज लेके चले तो वो उसकी अप्रूवल जो है वो आसानी, वो एक दफा हो जाएगी, तो हमें बार बार उनकी तरफ नहीं जाना पड़ेगा कि जिस तरह हमारी नीड्स चेंज हो। हम प्रोटोकॉल्स चेंज करेंगे जो कि ऑलरेडी पॉलिसी में लिखा हुआ है कि उस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा इस मामले में, और वो लाइब्रेरी के पास अथॉरिटी है या किसी लाइब्रेरी कमेटी के पास अथॉरिटी है कि उसको वो चेंज करे, तो दैट विल बी बेटर। अच्छा, यकीनन जो मैं अब कंपोनेंट की बात कर रहा था, कमीशन है, उसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उसमें एक्विजिशन है, उसके चैनल्स हैं। लाइक मैं अगर बात करूं कि ये जिस तरह हमारे यहाँ जो है ये डी स्पेस ज्यादा यूज हो रहा है, तो वाई नॉट कि हम डिफरेंट फैकल्टीज जो है उनको कहें कि जी आप एक बंदा नॉमिनेट करे, फैकल्टी जो है वो खुद अपलोड करे उसमें, इंस्टेड के लाइब्रेरी जो है वो लाइब्रेरी के पास चीजें आए और हम वन बाय वन जो है वो चीजें, एक बंदा डिप्यूट हो जो जिसका खासा टाइम भी लगे वो उसमें अपलोड कर रहा हो, वाई नॉट के वो उधर से ही हो और हमारे जो लाइब्रेरियन हजरात हैं वो जो अपलोड होता है उसको बस रिव्यू किया करें कि जनाब फाइल ठीक है, इसका मेटा डाटा ठीक है, ओके, उसको इनेबल किया, क्लिक किया तो वो इनेबल हो जाए, अवेलेबल हो जाए, सर्चेबल हो जाए। इस किस्म की चीजें जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल, लाइक अगर आपने डिजिटाइज करना है तो डिजिटाइज किस तरह होगा, क्या उसके DPI क्या होगा, 300 DPI पे होगा, 600 पे होगा, कितने पे होगा, ठीक है जी। मेटा डाटा कौन सा साइन करना है, कौन सा मैंडेटरी है, कौन सा ऑप्शनल है, दैट शुड बी द पार्ट ऑफ दैट प्रोटोकॉल्स। ये मेरा है, और इस पे आप थोड़ा सा जरा गूगल कीजिएगा या मुझे ईमेल ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपको इसका कोई इंशाल्लाह कोई चीजें जो है स्पेसिफिक भी भिजवा सकता हूँ। इस तरह का चैप्टर है, डिस्कवरिंग डिजिटल लाइब्रेरी एक बड़ी अच्छी बुक है, उसमें आप देखिए उसका सेकंड चैप्टर जो है कलेक्शन डेवलपमेंट जो है वो डिजिटल लाइब्रेरीज, उस पे जिक्र किया गया और उसमें पॉलिसीज को काफी एक्सटेंडेड हद तक जो है वो एड्रेस किया गया।
जी थैंक यू। सर थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है मुझे एक मतलब रास्ता दिखा दिया। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर वर्किंग करूंगा। आपके साथ थोड़ा सा ईमेल के साथ जो है वो आपसे मजीद कांटेक्ट कर लूंगा। पॉलिसी के हवाले से आप मुझे कुछ शेयर कर देंगे, मजीद मैं इसके ऊपर वर्क करूंगा। तो आपसे जो है वो गाइडलाइन जो है वो इस प्लेटफॉर्म के मुसातत से मैं आपको कह रहा हूँ, आप गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर जी, माय प्लेजर। जी सर, हमारे पास 2 और हैंड रेज है। मैं चाहूंगा कि प्लीज आप मुख्तसर से सवाल कीजिएगा। अब्दुस्तार साहब हैं और हुसैन हैदर साहब हैं। अगर आपका सवाल है प्लीज तो माइक को अनम्यूट कीजिए। और जी आई थिंक अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हसनैन हैदर फैजल है और मैं रिसेंटली मेरी हायर एजुकेशन लाइब्रेरी डिपार्टमेंट। तो हुसैन सर साहब मेरा आपकी आवाज क्वेश्चन कट रही ये है है थोड़ी सी, प्लीज अगर कि बेहतर हो सकता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम अपने सारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको सिस्टम लाइब्रेरियन बना सकते हैं? ये क्या हमारी राइट अप्रोच है? और सेकंड, हमारा जो फील्ड है जितने भी लाइब्रेरी साइंसेस के पाकिस्तान में, उनमें मोस्टली अभी हुसैन साहब सॉरी, हुसैन साहब माजरत, दरमियान में कथा कलामी में आपकी आवाज जो है ना वो बिल्कुल एक दफा पिच उसकी डाउन हो जाती है कि हमें नहीं पता। आप प्लीज अगर थोड़ा सा माइक को एडजस्ट करते हैं या देखिए अगर किसी तरह एडजस्टमेंट हो सकती है। आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि हर किसी को सिस्टम लाइब्रेरियन बनाना, अगर मैंने जितना सा सुना है वो भी प्रोफेशनल को जरूरी है, कुछ इस तरह की थी। तो प्लीज आप अगर दोहरा सकते हैं। अभी अभी सर मेरी आवाज क्लियर है? जी हुसैन साहब, आवाज आपकी थोड़ी सी शुरू में क्लियर आती है, उसके बाद जो है ना वो बहुत मध्यम हो जाती है। आप थोड़ा सा जरा मुख्तसर क्वेश्चन कीजिए और जरा माइक को पास करके कीजिए। जी प्लीज शुरू करें। हेलो जी हुसैन साहब, सर क्या हमारी एक दूसरे आवाज हमें, क्या मेरी आवाज आ रही है? मुझे जी ऐसा लग बिल्कुल रहा है नदीम कि साहब, हमें तो आपकी नहीं आवाज लॉस बड़ी हो क्लियर है। गया। थैंक यू सर। जी हुसैन साहब आप प्लीज जो है कीजिए। अच्छा सर, मेरा ख्याल जी अगर किसी का सवाल है तो प्लीज जो है वो आप कर लीजिए, क्योंकि हम सर से जो है ना ये टाइम से भी एक्स्ट्रा टाइम ले चुके हैं। तो प्लीज जरूर कीजिएगा। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं अगर वो कोई सवाल मुख्तसर करेंगे, यकीनन वो वैसे तो न्यू कमर के लिए मुख्तसर ही होता है, तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आप जो भी आपका कुछ बिल्कुल अधूरा सवाल हो तो भी जो है वो हमारी, मैं समझता हूँ मेरी हौसला अफजाई करेगा कि चले हमारे यंगस्टर कर रहे हैं। अच्छा सर, मेरा ख्याल है जैसे अभी अगर मेरा पर्सनली ख्याल है कि हम इस पे एक काइंड ऑफ वर्किंग ग्रुप बना लेते हैं आपकी सरबराही में, क्योंकि अगर आप अकेले हमारे जितने माशाल्लाह लोगों को कोऑर्डिनेट करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, मेरा ख्याल है हर किसी की ईमेल को भी रिप्लाई करना इतना इजी नहीं होगा आपके लिए। डेफिनेटली आपकी बाकी सारी मसरूफियत नहीं, है। मेरा ख्याल है इसमें, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बेसिकली मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं। सर ठीक है, हमने काफी हद तक एड्रेस कर दिए हैं। ठीक है, जो ओपिनियंस हैं वो कुछ और होंगे। जिसका जो क्वेश्चन है दैट विल बी, मुझे खुशी होगी मैं अगर सबको भी क्वेश्चन हैं तो मैं सबके इंशाल्लाह आंसर करूंगा। ठीक है, ईमेल में थोड़ा सा डिले हो सकता है रिप्लाई देने में, मगर डेफिनेटली आई विल गिव इंशाल्लाह। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और जो लोग हैं वो बेसिकली 2-3 चीजें हैं मैं एक जरूर सजेस्ट करूंगा। कुछ क्वेश्चन जो हैं जिस तरह जिनके आंसर जो है ना आपको गूगल फॉर ही दे सकता है। ठीक है जी। कुछ जो हैं जिनका आप समझे आपको वहां से नहीं एड्रेस हो रहा, फिर भी कुछ इश्यूज हैं, तो वो जरूर मुझे खुशी होगी अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं तो। ठीक है जी। तो और हमें ये जो इस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, फीडबैक होता है, बेसिकली वो हमें हेल्प करता है लर्न करने में। हमें बहुत सारी चीजें लर्न करने को मिलती है। ठीक है जी। तो इट्स ओके, आई थिंक सो। जी किसी और का क्वेश्चन है? मैं नदीम साहब आपकी इजाजत से थोड़ा सा मॉडरेशन भी कर रहा हूँ ताकि हम जल्दी चलें, नहीं टाइम सर, काफी हाँ हो गया। ये तो आपका बड़ापन है। असल में तो मैं भी इन आपके उस शागिर्दों में से एक ही हूँ। बस ये कह लें कि मैं भी
और कोई मेरे पास भी चारा नहीं है, तो मैं खुद ही इसमें मतलब नहीं, मैं no भी worry। इसी लाइन जी और कोई किताब और में। जी क्वेश्चन? जी प्लीज। ये हाँ सारंग ये अली हैं आप, जी माइक जो है वो कीजिए जरा, उसको ऑन कीजिए और हमें अनम्यूट बात कीजिए। कीजिएगा। मिस साइमा आपका इन्होंने सवाल अगर लिखा है है, प्लीज तो अच्छा इन्होंने लिखा है जी, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन डिजिटल लाइब्रेरी एंड रिपोजिटरी। बेसिकली कोई ज्यादा नहीं है, ये ओवरलैपिंग जो है ना वो हमें नजर आती है, और ये जो दोनों कंसेप्ट हैं ये ओवरलैप करते हैं। ठीक है, आमतौर पर जो डिजिटल रिपोजिटरी होती है वो उसको कह सकते हैं आप डिजिटल लाइब्रेरी, और इसी तरह जो डिजिटल लाइब्रेरी है वो भी रिपोजिटरी कहला सकती है। मगर जो डिजिटल लाइब्रेरी है उसमें थोड़ा सा एक जो कंसेप्ट हमें डिफरेंट नजर आता है, आमतौर पर उसमें जो है ना सब्सक्राइब्ड चीजें होती हैं। रिपोजिटरी में आमतौर पर सब्सक्राइब नहीं होती, बल्कि जो कलेक्शन उसका हिस्सा होते हैं वो ही होते हैं। ठीक है जी, जिस तरह डिजिटल लाइब्रेरी, अगर आप HEC डिजिटल लाइब्रेरी देखें तो इस लाइब्रेरी की अपनी कोई भी चीज नहीं है, सारे के सारे जो है ना वो कमर्शियल डाटाबेसेस हैं जिनको सब्सक्राइब करवा के अवेलेबल कर दिया गया है। तो आइडियली जो रिपोजिटरीज हैं उनमें हमें ये नजर आता है कि उसके जो मेंबर्स होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, जो हिस्सेदार होते हैं उस रिपोजिटरी के, वो कलेक्शन खुद डेवलप करते हैं। मगर ये भी कोई बहुत हार्ड बाउंड जो है वो डिवीजन नहीं है, क्योंकि हमें नजर ये आ रहा है कि अब ये इस किस्म की जो डिवीजन हम करते थे सर्टन टाइम के साथ साथ जो है ना वो बाउंड्रीज वो खत्म हो गई है। ये उसी तरह की बात है कि जिस तरह एक वक्त में लाइब्रेरी विदाउट वॉल्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, फिर वर्चुअल लाइब्रेरी, ठीक है जी, और फिर जो है वो डिजिटल लाइब्रेरी, ये चार कंसेप्ट, इवन स्टिल पीपल बिलीव कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल लाइब्रेरी एंड डिजिटल लाइब्रेरी। मगर अगर आप देखें तो आजकल जो है ना वो एक ही चीज है, ये एक ही कंसेप्ट इवॉल्व हुआ है, टर्म्स डिफरेंट टाइम पे आई हैं, और अब डिजिटल लाइब्रेरी की एक टर्म जो है दैट इज वेरी मच पॉपुलर टर्म, और वो उसने सारा ये वही कंसेप्ट जो हमें नजर आता है। तो बस यही थोड़ा सा भी डिफरेंस जो हमें नजर आ रहा है, जो मैंने जैसे पहले का रिपोजिटरी में आमतौर पर उसकी चीजें जो है उस पार्टनर्स अगर हैं कोई रिपोजिटरी में या एक इंस्टीट्यूशन की रिपोजिटरी है तो उसकी अपनी चीजें होती हैं, इंस्टेड के वो जो सब्सक्राइब करके हम जो चीजें वक्ती तौर पे लेते हैं। जी माशाल्लाह। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? सर हमारे पास दो हैं। अरशद महमूद अब्बासी साहब, सर मेरा ख्याल है आप भी जानते हैं पाकिस्तान जी लाइब्रेरी बड़े मोहतरम है के जी मेरे अरशद साहब को, मैं उस वक्त से इनका देख रहा था, मुझे जी बड़ी जी खुशी सर। हुई कि अरशद साहब ने टाइम निकाला इसी बहाने, क्योंकि ही इज वेरी मच बिजी, वेरी मच एक्टिव माशाल्लाह। कराची से जब भी याद आती है कराची की तो अरशद साहब का नाम जरूर आता है मेरे माइंड में। ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड माशाल्लाह। सर अरशद साहब सर। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है अरशद साहब, आपका माइक भी बंद भी हो तो हमें फिर भी आपकी आवाज आ जाएगी। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं आपका जो मेन प्रेजेंटेशन थी या जो आपकी मेन टॉक थी उसको तो मैंने मिस कर दिया। मेरी बदकिस्मती है कि आप जैसे स्पीकर को मैं सुन नहीं सका, लेकिन जो अभी आखिरी ये आपका जो क्वेश्चन आंसर सेशन है इसको मैंने अटेंड किया। माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। और मेरा असल में कोई सवाल नहीं है, मैं जस्ट एक कमेंट था और मैं अप्रिशिएट करना चाहता था आपकी जो स्पीकर्स आ रहे हैं इस प्रोग्राम में, और ये नदीम साहब की एफर्ट्स को और पीएलए की एफर्ट्स को। माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम है, और ख़ास तौर पर जो हमारे यंग लोग हैं उनको सीखने का इतना अच्छा मौका दे रहे हैं कि वो घर बैठे मतलब अपने मोबाइल पे इतने अच्छे-अच्छे स्पीकर डॉक्टर रफ़ीक साहब को हमने हम तो तकलीफ देते थे कि कराची आके हमें कुछ सिखाएँ। हम इनके काफ़ी पुराने स्टूडेंट हैं, और माशाल्लाह से डॉक्टर साहब से को जब भी सुना बड़ा अच्छा लगता है, और आज भी बहुत अच्छा लगा। और बाकी नदीम साहब के लिए कि अल्लाह ताला आपको जो है ना मज़ीद हिम्मत दे लोगों की खिदमत का। अल्लाह ताला जो है ना आपकी एफर्ट्स को जो है मज़ीद 4 चाँद लगाए। तो डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया, आपको सुनकर, आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अल्लाह ताला आप इसी तरह थैंक से यू वेरी मच। अपने नए स्टूडेंट्स और पुराने स्टूडेंट हमारे जैसे स्टूडेंट्स को जो है ना गाइड करते रहें। थैंक यू वेरी मच अरशद भाई, थैंक यू वेरी शुक्रिया। मच, थैंक यू वेरी मच, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। साइमा आरिफ हैं और हमारे पास हसनैन हैदर साहब हैं। मेरे ख्याल है हैदर साहब को हम दोबारा मौका दें तो वो बात कर लें, शायद हमें आवाज। जी हसनैन साहब।
अस्सलाम वालेकुम सर। You are Sam. सर मेरी आवाज क्लियर है? Yes, yes, we are able to hear you. ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सर एक्चुअली जो है ना, अभी अर्शद साहब की बात को मैं सपोर्ट करूँगा सर, कि आपका ये सेशन सुनना एक हमारे लिए बहुत बड़ा जो है अपॉर्चुनिटी है, एक सोर्स ऑफ जो है लर्निंग है और डिफरेंट चीज़ें। मैं खुद डॉक्टर हारून साहब का शागिर्द हूँ, और उनके बाद मैं ऐसे सोचा था कि जैसे एक जो है ना, एक ऐसा खला हमारे स्टूडेंट्स में जो है ना वो ऐसे डेवलप हो गया उनकी एब्सेंस के बाद, कि कैसे। तो जब फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम आपका जो सेशन था तो वो सुना, तो मुझे ऐसे फील हुआ कि हमारी फैकल्टी में ऐसे जो है माशाल्लाह हमारे सीनियर्स हैं कि जिनकी चीज़ों से हम सीख सकते हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। उसी पर्सपेक्टिव में सर जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि सर क्या हमारे प्रोफेशन में हम सबको एक राइट अप्रोच है, तो क्या ये प्रैक्टिकल है, इसको कर सकते हैं? और क्या हमारे जो स्कूल्स हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन स्कूल्स हैं, लाइब्रेरी स्कूल्स हैं, उनमें सब में अभी BA स्टार्ट है, तो क्यों ना सर हम अपने वही ट्रेडिशनल वे और एक जेनेरिक जो स्कूल है उसको फॉलो किया हुआ है कि हम जस्ट लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन की डिग्री लेते हैं, हम क्यों नहीं सर स्पेशलाइजेशन की तरफ चलेंगे? एक बंदा सॉरी, मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब ने भी भरपूर कोशिश की, हमने किया कि नदीम साहब मैं थोड़ा सा जो समझा हूँ, हसनैन साहब फिर आपकी आवाज कट गई थी। बेसिकली जो मैं समझा हूँ शायद आप ये कह रहे हैं कि हम स्पेशलाइजेशन की तरफ क्यों नहीं जाते, लाइब्रेरी स्कूल जो हैं वो स्पेशलाइजेशन की तरफ क्यों नहीं जाते। ठीक है जी, एम आई राइट? हेलो जी सर, आई थिंक ही सेड यस। बेसिकली हसनैन साहब ये जो स्पेशलाइजेशन थी ना, ये किसी वक्त अलग स्कूल्स में ऑफर की जाती थी। ठीक है, एकेडमिक लाइब्रेरी स्पेशल, जब मैंने मास्टर्स किया था उस वक्त जो आप ट्रैक लेते थे ना लास्ट सेमेस्टर तो नहीं था उस वक्त, एनुअल सिस्टम था, आपकी स्पेशलाइजेशन ये होती थी या स्पेशल लाइब्रेरीज में ले लें या एकेडमिक लाइब्रेरी में ले लें या पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है जी, ये उस वक्त थी। अच्छा, अब जो है लाइब्रेरी स्कूल्स जो हैं, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में आप देखिए कि हम बहुत सारे कोर्सेज पढ़ाते हैं, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि कोई हम 4th सेमेस्टर में कोई 22-24 कोर्सेज जो हैं वो पढ़ा देते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 72 लाइक आप समझ लीजिए कोई क्रेडिट आवर्स पढ़ाते हैं। ठीक है जी, और 24 कोर्सेज जो हैं या 22 कोर्सेज जो हैं, ये बहुत बड़ा एक चीज है। पर्पस ये होता है कि स्टूडेंट जो है ना उसको मैक्सिमम चीजें जो है ना वो हम उससे इंट्रोड्यूस करवा दें। ठीक है, और उसको सर्टन जो है ना डिफरेंट एरियाज में कंसेप्ट डेवलपमेंट हो जाए। जहां तक बात है स्पेशलाइजेशन की, हम ये स्टूडेंट्स को बेसिकली खुद देखकर, मैं तो अपने क्योंकि डिजिटल लाइब्रेरी का भी कोर्स पढ़ाता हूँ, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का भी पढ़ाता हूँ, टेक्नोलॉजी का कोर्स से ज्यादा पढ़ाता हूँ, तो मैं इस तरह की चीजें जो है वो कोशिश करता रहता हूँ, उनको इंट्रोड्यूस करवाऊँ। लाइक मैं कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल ड्राइव देने के साथ साथ मेरी ख्वाहिश होती है कि हर क्लास में से कुछ स्टूडेंट जरूर ऐसे हों जो अपने कैरियर को प्लान करें सिस्टम लाइब्रेरियन के पर्सपेक्टिव से। और उनको मैं कहता हूं कि कुछ कोर्सेज आपको इस स्कूल से, हमारे इंस्टीट्यूट से हट के भी करने चाहिए। लाइक आई ऑलवेज ट्राई टू एम्फसाइज कि उनको कोई डेटाबेसिस के कोर्सेज करने चाहिए, वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज करने चाहिए। ठीक है जी, इस किस्म की चीजें जो है वो उनको करने चाहिए, और जो कि हम ट्रेडिशनली ऑफर नहीं करते। उसका पर्पस ये होता है कि ताकि वो जो अगर कोई सिस्टम लाइब्रेरियन का प्लान करना चाहे तो उसको पता हो कि मुझे किस तरह का स्किल सेट चाहिए और मैं उसको किस तरह मैंने डेवलप करना है और मैं उस तरफ परसू कर सकूं। अच्छा, जो इसी तरह जो बाकी हमारे एक हमें बड़ा एक आता है फॉर एग्जांपल यूजर सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से और टीचिंग इंफॉर्मेशन लिटरेसी इंस्ट्रक्शंस के हवाले से, वी बिलीव कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा इसमें कहता हूं कि भाई ये जो छुट्टियां आती हैं आप उसमें इवन साथ साथ जो है प्लान करें, कुछ कम्युनिकेशन के कोर्सेज कर लें, कोई राइटिंग के कोर्सेज कर लें, इस किस्म की चीजें जो है वो उनको पुश अप करते रहते हैं। जहां तक बात हमें है कि ओवरऑल हम क्यों उस तरह की स्पेशलाइजेशन, शायद हमारी मार्केट में उस तरह की स्पेशलाइजेशन नहीं है। अभी हमें रिसेंट ईयर्स में तो कुछ नजर आना शुरू हो गया है,
कि लाइक कुछ जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने इस किस्म के डेजिग्नेशन जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं, लाइक सिस्टम लाइब्रेरियन है, यूजर सर्विसेज लाइब्रेरियन है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है जी। अदरवाइज जो अदर साइड है वहां तो हमें मेजोरिटी, अगर हम कॉलेज लाइब्रेरीज में देखें तो एक सोलो लाइब्रेरियन का कंसेप्ट है, एक लाइब्रेरियन है, ही इज डूइंग लाइक दिस। बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं वहां 2-3 हमें नजर आ जाते हैं लोग, और वो भी उसमें भी कोई सेग्रीगेशन नहीं होती कि जनाब इसकी ये स्पेशलाइजेशन है बैक से और एकेडमिक बैकग्राउंड से इसको इस तरफ जाना चाहिए। बहुत सारे काम हैं जो उसको सारे ही सब लोगों को करने पड़ते हैं। तो दैट्स द रीजन अभी हम शायद उस तरह ऑफर नहीं कर पाए। although there is a thinking like for example in our BS programs हमने फर्स्ट टाइम हमारे इंस्टीट्यूट ने ऑफर किया है, तो हम उस पे सोच रहे हैं कि हमारे जो फाइनल ईयर्स में जाएं तो हम उसमें इस तरह के कोर्सेज जो हैं वो ग्रुप्स में भी ऑफर करें, लाइक एक ही सेमेस्टर में हम स्टूडेंट को चॉइस दें कि हु वांट्स टू टेक दिस कोर्स एंड हु वांट्स टू टेक दिस। उससे ये होगा कि हमारा वो स्टूडेंट जो है वो ऑटोमेटिकली उनके लाइक जिसका बैकग्राउंड आईटी में से है, हम उसको आईटी के एडवांस कोर्सेज जो हैं आखिरी सेमेस्टर्स में हम ऑफर करने की तरफ सोच रहे हैं। तो बट दिस इज द थिंकिंग दैट इज अंडर डेवलपमेंट वी कैन से। आई होप कि आपको आंसर मिल गया है जितना हम आपका समझ सके थे क्वेश्चन जो था जी। एक और हमें जी यहाँ पर रेज हैंड था, शायद साइमा आरफ था, अब शायद नहीं है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन जी? मेरा ख्याल है कपल ऑफ क्वेश्चंस हम लेंगे लास्ट पे एंड देन आई थिंक सो हमारे काफी टाइम हमारे पार्टिसिपेंट्स ने दिया है, तो दैट्स बेटर देन हम टाइमली इसको क्लोज कर दें जी। एनी अदर क्वेश्चन? आई थिंक देयर इज नो एनी अदर क्वेश्चन। हसनैन साहब का अभी भी हाथ जो है वो खड़ा है और हम रेज तो हम उसमें मेरा ख्याल है वो उनका क्वेश्चन को हमने एड्रेस कर दिया है जी। नदीम साहब, आई थिंक सो देयर इज नो अदर क्वेश्चन। हेलो नदीम साहब, मैं जी सर बिल्कुल, सॉरी मैं असल में उसको मैंने ये देखा नहीं था कि मैं इधर से म्यूट कर चुका हूँ, सॉरी, मैं माजूर चाहता हूँ। आई होप मेरी आवाज आ रही है सर? जी आप क्लोज करें जी, मेरा ख्याल है कोई और क्वेश्चन तो नहीं है। अगर सर थैंक यू वेरी मच सर। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपकी इजाज़त से मैं थोड़ा सा इसको ओपन कर दूं, जो हमारे इख्तिताम में जो हम अमूमन कहते हैं, चूंकि हम सब एक ही प्रोफेशन के हैं, आप हमारे असातिज़ा हैं, हमारे मोस्ट सीनियर लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने इतना जो है वो हमारा साथ दिया, हमारे लिए टाइम निकाला। तो मैं डॉक्टर साहब आपका तो शुक्रिया अदा करूंगा ही, साथ साथ बाकी जो हमारे फेलोज हैं, हमारे सीनियर्स हैं, इनका भी। और आपसे मेरी उसी तरह से रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं और हम सब ये उम्मीद करते हैं, हमारे बाकी जितने जूनियर फेलो या मेरे फेलोज यहाँ पे हैं, कि आप लोग हमें इसी तरह से गाइड करते रहेंगे, अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए ज़रूर वक्त निकालेंगे। और जहाँ तक मेरे एंड पे है या पीएलए के अभी जो इस वक्त हम जिस प्रोसेस या थोड़ा बहुत इसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, ये सब आप लोगों की तरफ से, अगर आप लोग हमें इनकरेज नहीं करेंगे, इनकरेजमेंट की एक सूरत ये है, जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ जो आप हमें अपना वक्त देते हैं, यही हमें ले आगे जो है वो लेकर चलती है। डेफिनेटली आपने माशाल्लाह एक लंबा अरसा है, इसी तरह से हमारे अरशद महमूद साहब हैं, एजाज साहब और बाकी जो सीनियर्स हैं, आपने देखा होगा कि ये हमारे यहाँ के पर्सपेक्टिव में इतना आसान नहीं है ये चीज़ें, जहाँ पे बहुत सी चीज़ें डिफरेंट चीज़ मतलब थॉट्स में और प्रैक्टिस में बदली हुई हैं। तो ये इसी तरह से ये हम सबका इक्वल है, आप से इंशाल्लाह हम इसी तरह से जो है वो ये उम्मीद रखते हैं, बल्कि यकीन है हमें कि आप हमें इसी तरह से करेंगे। जहाँ तक बात हो रही थी सर आपकी, तो मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोग जानते हैं, मेरी डॉक्टर साहब से गायबाना मुलाकात है, अभी तक नहीं। मुझे लास्ट टाइम किसी ने पूछा उस सेशन के बाद कि जी आप इतने अरसे से डॉक्टर साहब को जानते हैं, और वो तो ऐसे लग रहा था सेशन में जैसे, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे इस तरह से मेरे एक क्लास फेलो थे, उन्होंने एक दफ़ा डॉक्टर साहब का जिक्र किया, उनको डॉक्टर साहब ने मोटिवेट किया, आपकी इजाज़त से सर मैं शेयर कर दूँ, मोटिवेट किया। वो बेसिकली गालबन कंप्यूटर ऑपरेटर थे किसी लाइब्रेरी में, डॉक्टर साहब के साथ उनकी थी, तो गालबन, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से डॉक्टर साहब का मेरा पहला 2012 या 11 का ये तारुफ था। उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब फिर मुझे बाकायदा जो है वो ड्रॉप करते थे जहाँ वो पढ़ रहे थे और कंप्यूटर के कोर्स वगैरह कर रहे थे। तो माशाल्लाह मेरा ख्याल है वो 17 या शायद
7-8 साल के एक्सपीरियंस के बाद वो 18 में वो भी सर हो गए होंगे माशाल्लाह। तो ये मेरा डॉक्टर साहब के साथ पहला था, आप सब लोगों के साथ ही इसी तरह से है। तो सर मैं अगेन आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने टाइम निकाला इंशाल्लाह। और मैं ये शेयर कर दूं, डॉक्टर साहब ने इस मामले में हमें बिल्कुल जो है ना वो कह लें कि जैसे होता है ना कॉपीराइट दिया हुआ है कि आप जब समझे जहां समझे आप जो है वो मैं आपके लिए जो है वो इंशाल्लाह दस्तयाब होऊंगा। तो ये इनका बड़ापन है और यही मोटिवेशन है जो इंशाल्लाह हमें आगे लेकर चलेगी। इनकी गाइडेंस है, गाय बगाए ये हमें गाइड करते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया और बाकी हमारे तमाम फेलोज का भी बहुत शुक्रिया। सर प्लीज आखिर में मैं जी चाहूंगा थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच नदीम साहब। ये बल्कि इंटरेस्टिंग होगा हमारे साथियों के लिए। मेरा ख्याल है हमारी अभी तक फोन पे भी बात नहीं हुई हम मैसेजेस ही एक्सचेंज करते हैं और वो मुख्तसर से होते हैं जी, फलां दिन रख लें, दैट्स फाइन, ठीक है। और आई विश कि आप किसी वक्त बैठे कुछ चाय शायद तो पिए, अब तो रोजे गुजर गए। तो बाकी सारे दोस्तों का शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा। अरशद साहब भी इधर हैं और भी दोस्त हैं, सादक हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे, और बहुत सारे नए लोगों से मिलके भी माशाल्लाह, एजाज साहब से और बहुत सारे हमारे साथी हैं और स्टूडेंट्स हैं। तो इट्स रियली ग्रेट, इट्स रियली ग्रेट। बड़ा प्लेयरेबल रहता है हमेशा आपसे इंटरेक्शन जो है, बड़ा अच्छा लगता है। टाइम में इसलिए मुख्तसर कह रहा होता हूँ कि ताकि हम सब लोग आप माशाल्लाह बिजी हैं तो पहले उतना की टाइम देके जो कि एक आपको बर्डन भी ना लगे और हम कुछ चीज जो है वो टेकन भी हो हमारे साथ मैसेज। थैंक यू वेरी मच जी। I'm always pleased to be here or to interact with you. That's really great to see all of you wonderful people. Thank you very much. Thank you very much. Allah Hafiz. Thank you very much.